नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ट्रेड में, जहां पे अगले 1 घंटे तक पूरा पावरफुल एक्शन होगा। बाजार की पूरी तैयारी कराएंगे, मार्केट का पूरा एक्शन तो बताएंगे ही, साथ ही आपको आज के सत्र में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए वो पहले से आपको तैयारी करवाएंगे, और साथ ही भरपूर एक्शन, पूरी खबरें और ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ अगले 1 घंटे तक होंगे और टेक्निकल एनालिस्ट भी होंगे हमारे साथ। हमारी सहयोगी श्री तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज बाजार के लिए कौन से बड़े ट्रिगर है, कौन से बड़े संकेत है। यूएस फ्यूचर्स को देखें तो यहाँ से अच्छे संकेत दिख रहे हैं। आधे % के आसपास के करीब डाउ फ्यूचर इंडेक्स मजबूत है और सबसे ज्यादा तेजी नैस्डैक फ्यूचर्स में दिख रही है। साथ ही एशियाई बाजारों से भी ठीक ठाक संकेत मिल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी को देखें, ये भी मजबूत है और खबर शटडाउन खत्म होने की है, उसका सपोर्ट साफ तौर से दिख रहा है। 8 ऐसे डेमोक्रेट्स हैं, सीनेटर्स, जो पक्ष में यहाँ पर वोट करने के लिए तैयार दिख रहे हैं और हो सकता है कि शटडाउन जल्द ही खत्म यूएस में हो सकता है। ऐतिहासिक शटडाउन था, सबसे लंबा चलने वाला ये शटडाउन है। घरेलू बाजार की ओर देखें तो 6 दिनों की बिकवाली के बाद हमने शुक्रवार के सत्र में एफआईआईज की तरफ से खरीदारी लौटते हुए देखी थी, तो ये अच्छे संकेत है कि एफआईआईज की खरीदारी वापस से लौटती हुई दिख रही है। हो सकता है कि वो आज के सत्र में भी कंटिन्यू हो। आज निफ्टी कंपनियों में बजाज फाइनेंस और ओएनजीसी, 2 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आएंगे, जिस पर हमारे आज के सत्र में नजर रहेगी। ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत यहां पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह की उम्मीद पर आगे जताई जा रही है शटडाउन को लेकर, उस पर बात करेंगे विश्व मोहन से। लेकिन उससे पहले यूएस में शटडाउन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, ये जल्द खत्म होने वाला है। आइए पूरी डिटेल में सुनते हैं उन्होंने किस तरह का यहां पर बयान दिया है शटडाउन को लेकर। Looks like we're getting very close on the shutdown. We'll never agree to give any substantial money or any money to really prisoners, illegals that come into our country. And I think the Democrats understand that. And it looks like we're getting close to the shutdown ending. You'll know very soon. चलिए, तो आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखा, लेकिन अब विश्व मोहन के पास चलते हैं। विश्व मोहन, किस तरह के संकेत यहाँ पर यूएस मार्केट से हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा शटडाउन हमने देखा, 39 डेज का यहाँ पर इतना बड़ा शटडाउन लगा था। अब उम्मीदें जताई जा रही है कि आगे जाकर ये शटडाउन खत्म होगा, तो किस तरह का ट्रेंड आगे जाकर यहाँ पर नजर आएगा, हम क्या संकेत यूएस मार्केट से ले सकते हैं यहाँ पर? देखिए, शटडाउन को लेकर जो खबरें आ रही है कि यहाँ पर ये जो गतिरोध है, जो इम्पैसे था, वो यहाँ पर खत्म हो सकता है। 1 अक्टूबर से हमने देखा था ये सरकारी शटडाउन चल रहा है, जो ऐतिहासिक है, सब लंबा है। अब सीनेट एक समझौते को मंजूरी देने के बेहद करीब है, इस तरह की खबरें आ रही है। करीब 8 डेमोक्रेटिक सीनेटर ऐसे हैं जो इस डील के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार हो गए हैं, और इस समर्थन प्रस्ताव को कम से कम 60 वोट चाहिए और 61 वोट मिलने की उम्मीद है। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द ही ये शटडाउन खत्म हो सकता है और जनवरी के अंत तक फंडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। ये अहम डेवलपमेंट है और उसी का फायदा यहाँ पर ग्लोबल मार्केट में दिख रहा है। यूएस फ्यूचर्स भी यहाँ पर साफ रिकवरी के संकेत दे रहे हैं और साथ ही एशियाई बाजारों में भी रिकवरी दिख रही है। और जो ये गतिरोध था, ये काफी समय से था और 40 दिनों तक ये चला, के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि गतिरोध खत्म हो। अब बात करते हैं यहाँ पे बाजार की ओर, बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था काफी बिकवाली दिख रही थी, चाहे वो एशियाई बाजार हो, अमेरिकी बाजारों में खास करके जो टेक ड्रिवन जो स्टॉक्स थे वहां पर बिकवाली ज्यादा थी। एआई लिंक जो स्टॉक्स थे वहां पर बिकवाली ज्यादा थी। नैस्डैक में पिछले हफ्ते हमने देखा 3% से ज्यादा की गिरावट दिख रही थी, लेकिन आज और फ्यूचर से संकेत देखें तो यहाँ पर मजबूती के दिख रहे हैं। एशियाई बाजारों की जो शुरुआत हुई है वो ज्यादातर बाजार काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। निक्केई में सबसे ज्यादा तेजी है और ये तेजी बढ़ी है। शुरुआती कारोबार में आधे % के आसपास की तेजी थी, अभी देखेंगे तो निफ्टी 1% से ज्यादा की मजबूती दिखा रहा है। इसके अलावा कोरिया का बाजार हो, हांगकांग का बाजार हो, हालांकि शंघाई का मार्केट थोड़ा सुस्त जरूर है, क्योंकि शुक्रवार को जो ट्रेड डेटा आए थे वो बहुत नहीं थे, कमजोर थे, उससे यहाँ पर थोड़ी नरमी जरूर दिख रही है। लेकिन बाकी जितने भी एशियाई मेजर मार्केट है वहां पर अच्छी तेजी दिख रही, तो संकेत काफी अच्छे दिख रहे हैं और ये रिकवरी का संकेत यहां पर दिख रहा है। और साथ ही निफ्टी की अगर बात करें तो वो भी यहां पर मजबूती के ही संकेत दे रहा है। 75 अंकों से ज्यादा की तेजी दिख रही है। 25,615 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी भी ट्रेड यहां पर कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एक ग्लोबल एक्सपर्ट भी गए हैं, अनुराग सिंह हैं एंड कैपिटल से। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग
जी सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो यूएस शटडाउन को लेकर जो अनिश्चितताएं बनी थी, अब लग रहा है जो वो गतिरोध खत्म होगा और शटडाउन खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। आप लोगों के पास क्या जानकारी है, आप कैसे रीड कर रहे हैं इस पूरे डेवलपमेंट को सर? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही एक इंडिकेशन आया है कि प्रॉबेबली सेनेट में एक एग्रीमेंट हो गया है, विच मीन्स शटडाउन रोकने के लिए में 60 सीट्स चाहिए होती हैं, 60 वोट्स चाहिए होते हैं आउट ऑफ 100। रिपब्लिकन के पास 53 हैं, डेमोक्रेट्स के एटलीस्ट उनको 7 वोट्स चाहिए थे। तो आई मीन ये सब डिस्कशन में चल रहा है, वी आर नॉट वेरी बट देखिए सूनर लेटर डील तो पहुंचनी ही थी। ये कल पता लगेगा, लेट्स नॉट वेरी सर्टेन कि ये हो जाएगा कल, बट इंडिकेशन ये कि इस हफ्ते तो हो ही जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट टुमारो, बिकॉज ये इतना आसान भी नहीं है क्योंकि डील काफी फंसी हुई है। जो डिस्काउंट्स डेमोक्रेट मांग रहे हैं ओबामा केयर का एक्सटेंशन 1 साल के लिए, वो उतना आसान नहीं। तो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। अभी उम्र ही है, वी कांट से श्योर के हो गया शटडाउन हो जाएगा, पर इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। मार्केट्स के लिए बहुत बड़ी खबर नहीं है। आई मीन इट्स जस्ट इंक्रीमेंटल। ओके, बिल्कुल, ये तो शटडाउन तो खत्म होना ही है, ऐसा तो है नहीं कि शटडाउन हमेशा चलता रहेगा। और जो रिपब्लिकन पार्टी है वो अफोर्डेबल केयर एक्ट क्रेडिट को बढ़ाने पर राजी नहीं थी, को लेकर ज्यादा गतिरोध वहां पर हुआ था। देखते हैं किस तरह से स्थिति बनती है। लेकिन सर, टीआई लिंक जो स्टॉक्स थे उसमें पिछले हफ्ते काफी बिकवाली दिखी थी, क्या लग रहा है कि इस हफ्ते कुछ सुधार दिखेगा और ओवरऑल इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? तो देखो इसमें 2 नजरिए हो सकते हैं। देखिए, एक लेवल पे जो बिग 7 जो मेगा कैप 7 स्टॉक्स जो मार्केट को संभाले हुए हैं, उनको अगर देखें तो उनमें तो देखिए कोई बबल नहीं है, एक्सेप्ट मे बी एनवीडिया। देखिए टेस्ला तो हमेशा ही हाई वैल्यूएशन पे चलता है और एनवीडिया का 40 का मल्टीपल है, बट द पॉइंट इज इट्स अ हार्डवेयर कंपनी, तो अगर आगे डिमांड नहीं आएगी चिप्स की तो फिर 40 के मल्टीपल का भी क्या मतलब बनता है। लेकिन उसके अलावा जो भी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेज़न, बड़ा फेयरली वैल्यूड है, तो इनमें तो बबल नहीं है। देखिए 10-15% करेक्शन तो किसी भी मार्केट में कभी भी हो सकता है, लेकिन ये बबल टेरिटरी में तो नहीं है। उसके अलावा कुछ छोटी मझौली कंपनीज हैं, वहां पर कुछ बबल थे, बट वो मेन स्ट्रीम नहीं है, उससे ब्रॉडर मार्केट को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक सवाल जरूर हो रहा है, अगर हम उस पर कहें कि बबल का इशारा किस तरफ, बबल का इशारा यहाँ है कि पिछले 2-3 साल से, अगर हम 2022 से देखें, जब से चैट जीपीटी 2023 में आया, राइट, 2023 में 24 के मार्च में जब चैट जीपीटी फर्स्ट टाइम इफेक्टिवनेस जो प्रोडक्ट लोगों ने देखा, तब से करीब डेटा सेंटर्स पे 800 बिलियन का खर्चा हो चुका है। तमाम ये मेगा कैप 7 कंपनीज मिला के 800 बिलियन खर्च कर चुके हैं, और आगे भी 2027 तक प्लान है अबाउट 1.3 ट्रिलियन का। तो हर साल करीब अब तो 300 से 400 300 बिलियन का खर्चा हर साल हो रहा है। अब ये कहीं से तो रिकवरी आनी है, राइट। तो सवाल ओपन एआई के वैल्यूएशन पे लगाया जाता है कि जो ओपन एआई पे अभी उसका रेवेन्यू है सिर्फ 12-15 बिलियन और उसका वैल्यूएशन है 500 बिलियन, और उसने जो कमिटमेंट्स कर रखे हैं स्पेंडिंग के वो अबाउट 1 ट्रिलियन के हैं। तो वो 10-15 बिलियन कमाने वाली कंपनी 1 ट्रिलियन के कमिटमेंट्स कैसे पूरे करेगी? तो ये एक सवाल है। तो थोड़ा रैशनलाइजेशन जरूरी है, लेकिन लिस्टेड मार्केट में बबल नहीं है। ओपन एआई के वैल्यूएशन में बबल हो सकता है, को लेकर भी थोड़ी चिंता है। सर, आप इंटरनेशनल मार्केट में बैठते हैं, इसलिए मैं एक सवाल आपसे ये भी पूछूंगा कि इंडिया किस तरह से प्लेस्ड है, वहाँ पे किस तरह की चर्चाएं होती है, क्योंकि एफआईआईज की बिकवाली जिस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों में देखी भी है, हालांकि एक अभी केस आया कि शुक्रवार को ठीक ठाक खरीदारी देखी, लेकिन ओवरऑल जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो एफआईआईज के रुझान को लेकर इंडियन मार्केट की तरफ किस तरह का दिख रहा है, और साथ ही ट्रेड डील को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा अनिश्चितताएं हैं। भारत और यूएस जो ट्रेड डील है, चर्चाएं हो रही है, पॉजिटिव नोट पर बातचीत हो रही है, साहब के भी पॉजिटिव बयान आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं हुआ है। इसे कैसे देखते हैं और इंडिया किस तरह से प्लेस्ड है, इक्विटी मार्केट किस तरह का लग रहा है, वो क्या चर्चाएं करते हैं, क्या आगे रुझान एफआईआई ट्रेंड के हिसाब से बेहतर दिख रहे हैं क्या आपको? देखिए, अब आपके सवाल के 3 पहलू हैं, मैं तीनों को जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहला एफआईआई की
सेलिंग इंडियन मार्केट में इतना बड़ा मुद्दा इस समय नहीं है। 17 बिलियन की सेलिंग की है उन्होंने इस कैलेंडर ईयर में, जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बाई किया है 70 बिलियन। सो 70 बिलियन में से अगर 17 बिलियन ही एफआईज ने बेचा है तो बाकी 53 बिलियन किसने बेचा है? वो डोमेस्टिक आईपीओज एंड प्रोमोटर सेलिंग वो सब हो रही है। तो इंडियन मार्केट्स जो ठहरे हुए एक रेंज में, वो इसलिए ठहरे हुए हैं क्योंकि डोमेस्टिक सेलिंग बहुत हो रही है और आईपीओज बहुत आ रहे हैं और वो सप्लाई एब्जॉर्ब करने में पैसा खर्च हो रहा है म्यूचुअल फंड्स का। एफआई सेलिंग इतना बड़ा मुद्दा पहली बात मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं है इस समय पे। बहरहाल देखिए व्यू ये है कि इंडिया की स्टोरी अच्छी है, लेकिन उसमें ऑप्टिमिज्म इंडिया में जितना ज्यादा है उतना एफआई इसको, वो गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये मार्केट 10 से 12% का रिटर्न की ट्रेंड ग्रोथ पर चलेगा और उसके हिसाब से पिछले साल से महंगे मार्केट देख रहे थे तो उस पर 25 का वैल्यूएशन, 25 का मल्टीपल होना महंगा लगता है, एफआई इसको महंगा जरूर लगता है। तो अब देखिए ठहराव तो चल ही रहा है पिछले 14-15 महीने से, शायद 5-6 महीने और चले मैं कहूँगा, तब थोड़ा सा फिर भी बेहतर वैल्यूएशन जाएंगे, लेकिन इतना कुछ ऐसा बार्गेन नहीं है कि एफआईज एकदम जंप करके खरीदे हैं। वो मुझे भी लगता है कि इट्स नॉट दैट अट्रैक्टिव अनलेस जो स्टोरी बिल्कुल ही चमत्कार से चेंज हो जाए। वो एफआई का व्यू वैसा तो नहीं है, लेकिन 10 से 12% का स्टडी ग्रोथ इंडियन मार्केट में जरूर है, लेकिन वैल्यूएशन उस हिसाब से महंगे थे। तो ये तो एफआई का व्यू हो गया। देखिए ट्रेड डील पर साफ सी बात ये है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे जजमेंट आ सकता है, शायद वो ट्रम्प सरकार के खिलाफ जाएगा, लेकिन अगर खिलाफ भी जाएगा तो उन्होंने ये कहा है कि टैरिफ नहीं लगा सकते ट्रम्प, लेकिन बैन जरूर कर सकते हैं। सो ही कैन डू अ टोटल बैन ऑफ अ प्रोडक्ट और पुट एन एम्बार्गो ओवर इट, जैसे वो सैंक्शंस लगाते हैं, राइट, लेकिन टैरिफ नहीं कर सकते। तो भी उनके पास में काफी पावर बनती है। ट्रेड डील का ऐसा है, देखिए इसमें इंडिया का लिमिटेशन है, इंडिया डजंट वांट टू ओपन। अब वो कुछ उसको एक्सपोर्ट्स अगर फ्रीली करने हैं यूएस में तो इंपोर्ट्स भी करने होंगे। अगर उसमें मार्केट अगर ओपन नहीं है तो इस समय तकरीबन ट्रेड बैलेंस पर है, 45 बिलियन इंडिया इंपोर्ट करता ही है यूएस से गुड्स में, और एक्सपोर्ट भी तकरीबन अब मुझे लगता है उतना कर पाएगा बिकॉज बाकी एक्सपोर्ट्स, बट जो काम के एक्सपोर्ट्स हैं वो तो एग्जेम्प्टेड ही है ना। अगर आप देखें सेमीकंडक्टर हो गए, सेलफोन्स हो गए, फार्मा हो गया, एप्पल, वो सब तो एग्जेम्प्टेड। तो बेसिकली जो छोटे एक्सपोर्ट्स थे विच इज टेक्सटाइल्स एंड जेम्स ज्वेलरी एंड ऑल, उनको नुकसान हुआ है। तो ये इंडियन सरकार के पाले में अभी गेंद है। अगर उनको लगता है कि कुछ बहुत बार्गेन है ट्रेड करने में यूएस में तो ठीक है, अदरवाइज इतना बड़ा मुद्दा ये भी नहीं है। मैं कहूँगा बहुत छोटा है, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की, क्या 30-40 बिलियन इतना बड़ा इशू नहीं है। सो इससे आई थिंक इससे भी हमें अब आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का भी मूड नहीं है ज्यादा इस पे डिस्काउंट देने का यूएस को। तो फिर आई थिंक इसको मान के चले हम कि अब जैसा सिचुएशन है वैसा ही चलेगा। फिर मामला अभी इसको कहें कि हम ठंडे बस्ते में है ये अभी कई कंट्रीज के लिए। बिल्कुल अनुराग जी, ये आपका तकरीबन कुल मिला के मेरा ऐसा व्यू है। बिल्कुल अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। यूएस में शटडाउन किस तरह से चल रहा है और आगे के लिए क्या खबरें हो सकती है, तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक बार एफआईआईज के आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बिकवाली के बाद फ्राइडे के सेशन में यहाँ पर एफआईआईज ने थोड़ी खरीदारी की है। 4,581 करोड़ की यहाँ एफआईआईज की ओर से खरीदारी आई है। वहीं डीआईएस तो लगातार खरीदारी कर ही रहे हैं। 6,674 करोड़ की यहाँ पर डीआईएस की ओर से खरीदारी आई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर एफआईआईज देखें तो 2,721 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली होती हुई नजर आई है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो 11,623 करोड़ के शेयर्स यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी होते हुए नजर आए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,503 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली नजर आई है। स्टॉक ऑप्शन में 141 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली नजर आई है। विश्व मोहन, जिस तरह से इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, हमने देखा कि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी होती हुई नजर आई है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आज के लिए कौन से अहम लेवल होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? देखिए तृप्ति, मैंने कुछ पिवट पॉइंट के जरिए जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जो निकाले हैं बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे 25,533, 25,492 का हमने देखा था कि इसका क्लोजिंग था। वहां से जो ऊपर के रेजिस्टेंस 3 लेवल जो बन रहे हैं वो 25,543, 25,598 और 25,687, ये 3 लेवल है ऊपर में रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। और नीचे में जो सपोर्ट लेवल है वो 25,365 का, 25,310 का और 25,221 का, ये तीनों हैं जो सपोर्ट
लिए आपके लिए काम कर सकते हैं। ऑप्शंस के अगर नंबर देखें तो ऑप्शंस के नंबर के हिसाब से जो बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है वो है 26,000, क्योंकि सबसे ज्यादा ओआई जो कॉल ओआई है यहाँ पर 26,000 के स्ट्राइक पर ही है। तो 26,000 के ऊपर क्रॉस करना निफ्टी 50 के लिए फिलहाल चुनौती दिख रहा है। इसके अलावा 26,000 से पहले की अगर बात करें तो जो रेजिस्टेंस लेवल है 25,600 25,700 ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूं। सबसे ज्यादा पुट ओआई की बात करें जहां पर सपोर्ट कहां मिल सकता है तो 25,300 25,400 और फिर नीचे में 25,000, ये तीनों सपोर्ट लेवल है। यानी बाजार बहुत ज्यादा डिसाइसिव मोड में नहीं दिखेगा, एक रेंज में दिख सकता है जो एक ब्रॉडर रेंज है 25,000 से 26,000 के बीच में, और नीचे में बीच का अगर रेंज देखें तो 25,000 25,700 ये 400 का रेंज होगा निफ्टी का। अब बात करते हैं ओवरऑल सेंटीमेंट को लेकर, तो पीसीआर हमने देखा 0.7% के आसपास का था जो फ्राइडे के सत्र में बढ़कर 0.93 के करीब पहुंच गया। इससे साफ संकेत दिख रहे हैं कि यहां पर जो पुट सेलर्स है वो हावी हो रहे हैं, यानी तेजी के संकेत यहां पर ज्यादा दिख रहे हैं। ये एक अच्छे संकेत है। दूसरा, इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी तेजी दिखी है, लेकिन अभी भी 13 के नीचे है। 13 एक ऐसा लेवल माना जाता है कि 13 के ऊपर गया तो वॉलिटिलिटी है वो ज्यादा बढ़ सकती है, ये बाजार के लिए चिंताजनक हो सकती है। तो खास करके जो बुल साइड में रहते हैं, जो तेजी के साइड में, उनके लिए चिंताजनक रह सकती है। तो लेकिन अभी भी कंफर्ट जोन में है, जो बुल्स के हिसाब से फेवर ज्यादा दिख रहा है, एक अच्छी बात है। निफ्टी के हिसाब से तो ये बात हुई। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो पिवट पॉइंट अगर देखें तो पिवट पॉइंट से जो ऊपर के 3 जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए वो 58,001, 58,200 और 58,522, ये तीनों रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। और नीचे का सपोर्ट है 57,356 का, 57,157 का और 56,385 का। हालांकि मंथली ऑप्शंस के अगर नंबर देखें बैंक निफ्टी के तो इस हिसाब से 58,001 बहुत ही लेवल होगा, क्योंकि यहां पर जो कॉल के ओआई है और पुट की है दोनों ही लगभग बराबरी पर है। तो ये मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होगा कि किस ओर बाजार जाता है। तो 58,000 का जो लेवल होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। पुट ओआई के हिसाब से देखें तो ये सबसे अहम लेवल है, और कॉल ओआई के हिसाब से भी। इसके बाद 57,000, 58,500 ये भी पुट ओआई यहां पर इन लेवल्स पे काफी ज्यादा है। देखने वाली बात होगी किस तरह का मूड यहां पर बाजार का रहता है, लेकिन अभी 58,000 होगी उसके ऊपर बाजार जाता है कि नहीं। तो बायसनेस तेजी का है, लेकिन 58,001 यहां पर पड़ाव हो सकता है, जहां थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी देखने को मिल सकता है। चलिए अपने मेहमान को भी जोड़ते हैं। ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा है हमारे। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल ही आपसे समझेंगे। क्या लग रहा है, किस तरह के लेवल्स आप आज यहां पर देख रहे हैं? और हमने फ्राइडे के सत्र में भी देखा था लोअर लेवल पे थोड़ी बाइंग लौटी थी, क्या वो कंटिन्यू होते देख सकते हैं? आज फिर से एक तेजी का दिन दिख सकता है क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का सत्र इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाजार के अंदर एक काउंटर मूव देखना चाहिए, एक रिवर्सल देखना चाहिए। पिछले सप्ताह में अच्छी प्रॉफिट टेकिंग रही, पूरे सप्ताह बाजार लाल निशान में लगभग ट्रेड करता रहा, अच्छा खासा सेल ऑफ हमने देखा। आज के सेशन में ऑल्दो फिलहाल जो ओपनिंग का मूड माहौल दिखाई दे रहा है वो एक फ्लैटिश ओपनिंग है, म्यूट ओपनिंग एक्सपेक्ट हो रही है। बट बाजार में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर 25,550 के आंकड़े को बाजार सरपास करके सस्टेन कर गया तो एक फर्दर अपमूव 100-150 पॉइंट का अपमूव वहां से और फर्दर देखने में मिल सकता है। वो एक मौका होगा निफ्टी के अंदर एक ट्रेड लेने का। तो 25,550 का मेरे हिसाब से इंट्राडे में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। ये स्पॉट लेवल्स हैं, वो सरपास करता है तो हमें 80 से 100 पॉइंट्स का इंट्राडे में एक मूव देखने में मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो कैटलिस्ट रहा है। परसों शुक्रवार के सत्र में बैंक निफ्टी ने जो रिवर्सल आया उसी ने निफ्टी इंडेक्स के अंदर बैंक रैली को इग्नाइट किया। अब फर्दर बैंक निफ्टी की प्लेसमेंट बेटर, निफ्टी के कंपैरिजन में गिरावट कंपैरेटिवली कम हुआ था, कर्टेसी सम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस भी काफी स्ट्रांग मुझे लग रहा है। बिल्कुल 25,500 का लेवल यहाँ पर अहम होगा। अगर ये रेजिस्टेंस निफ्टी में ब्रेक होता है तो अच्छे लेवल से आपको नज़र आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग गौरव जी, तृप्ति दिस साइड। आज के लिए कौन सी ट्रेडिंग पिक्स होगी आपकी? यस हाय, गुड मॉर्निंग तृप्ति। जैसे मुझे बैंकिंग या फाइनेंस पे एक बेहतर लग रहा है तो दोनों पिक्स मैंने एनबीएफसी स्पेस से ही पसंद की हैं। बजाज फाइनेंस जो कि हमारा एनबीएफसी स्पेस का दिग्गज शेयर है, उसके अंदर काफी शानदार एक फॉर्मेशन मुझे नजर आ रही है, रेजिलियंस नजर आ रही है। यहाँ से 1,000 रुपए के लेवल को
किया है उसके नीचे नहीं सरपास किया। बाउंस बैक बहुत ही शानदार था। बिल्कुल रिकवर होके अपने फ्राइडे के सेशन के डेज हाई के आसपास की क्लोजिंग दी। करंट लेवल पे जहां भी ओपनिंग होती है वहां पे मैं बाय का इसके अंदर एक ट्रेड रेकमेंड करूंगा। 1040 का स्टॉप और 1150 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा शेयर मुझे अच्छा लग रहा है वो भी बैंकिंग फाइनेंस स्पेस से ही है, दैट इज एमएफएसएल मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर भी खासी अच्छा मूव हमने फ्राइडे के सत्र में देखा। रिवर्सल बहुत स्ट्रांग था। ये अपने रिकॉर्ड हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है। अगेन अ वेरी स्ट्रांग कंटेंडर। यहाँ से ब्रेकआउट आएगा इस स्टॉक के अंदर बहुत ही शानदार मूव देखने को मिलेगा। करंट लेवल के अंदर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस इसमें भी काफी नजदीक है, जस्ट अबाउट 1580 का स्टॉप। और जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट इज 175। ये दोनों ही स्टॉक हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 सेकंड्स में अपने टारगेट्स अचीव करेंगे। बिल्कुल, तो दो इन्होंने बैंकिंग सेक्टर से दिए हैं। बजाज फाइनेंस पर आपको करंट लेवल पर बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 1040 का। टारगेट्स आपको 1150 तक के यहाँ बजाज फाइनेंस में आगे मिल सकते हैं। मैक्स फाइनेंशियल पर भी बाय की कॉल है, करंट लेवल्स पर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 580 का। टारगेट्स आपको 1750 तक के यहाँ पर नजर आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेंट ने दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजे कैसे रहे हैं बताने के लिए इस वक्त स्नेही हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग स्नेही, बताइए किस तरह के नतीजे ट्रेंट ने दिए हैं। जी, अगर ट्रेंड के क्वार्टर 2 नंबर्स के बारे में बात करें तो पहली नज़र में ये अच्छे सेट ऑफ नंबर्स लगते हैं, क्योंकि रेवेन्यू हमारी उम्मीद से इनलाइन है, बट पैट, एबिटा और एबिटा मार्जिन हमारी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। बट ये स्ट्रीट का रिएक्शन नहीं है स्टॉक पर। ब्रोकरेजेस ज़्यादा नेगेटिव है स्टॉक पर, और हम आपको समझाएंगे क्यों। क्योंकि अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो 17% पर जो ये रेवेन्यू ग्रोथ आया है, स्ट्रीट की उम्मीद इनलाइन तो है, बट अगर हम ट्रेंड के हिस्टोरिक क्वार्टर्स के बारे में बात करें, पिछले क्वार्टर्स के बारे में, तो ये ग्रोथ 20, 30, 40% पर हुआ करता था और अब ये 17% पर आ चुका है। तो उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का जो पेस है उसमें हमें एक कटौती देखने को मिली है, तो ये नेगेटिव हो सकता है स्टॉक के लिए। दूसरी तरफ नेट प्रॉफिट 6.5% का अपटिक, एबिटा भी लगभग 27% ऊपर है, तो काफ़ी अच्छा मूव है यहाँ पर। एबिटा मार्जिन हमारी और स्ट्रीट की उम्मीद से काफ़ी बेटर और एक्सपेंशन देखने को मिला है यहाँ पर। उनके कंट्रोल के बेसिस पर 17% पर आया है उनका मार्जिन, कंपेयर टू 15.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ट्रेंड के रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो अगर हम दिस टाइम लास्ट ईयर के बारे में बात करें तो सेकेंड क्वार्टर FY25 में उनका रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 40% था, जो इस टाइम अब से 17% पर आ चुका है, तो ये एक नेगेटिव हो सकता है स्टॉक के लिए। स्टॉक आउट के बारे में बात करें तो क्वार्टर 2 में वेस्ट में 13 स्टोर और जूडियो में 40 स्टोर खोले। टेंडर ऑफर के बारे में बात करें, इनकी जो एसोसिएट कंपनी है इंडिटेक्स रिटेल इंडिया, जो कि भारत में ज़ारा और मासिमो दूती के ब्रांड्स ऑपरेट करती है, उन्होंने ट्रेंड को एक ऑफर दिया था, टेंडर ऑफर 94,900 शेयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 50,421.8 रुपीज़ पर शेयर, जो ट्रेंड के बोर्ड ने कंसिडर किया और अप्रूव कर दिया है। तो ये शेयर्स ट्रेंड वापस अपनी एसोसिएट कंपनी को टेंडर कर देगी। अगर हम उनके नए वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो बर्न टोस्ट, जो एक यूथ सेंट्रिक ब्रांड है, उसने काफ़ी अच्छा किया है। दूसरी तरफ स्टार बाज़ार, जो उनका रिटेल साइड पर जो ग्रोसरी सेगमेंट है, उसके रेवेन्यू में थोड़ा सा कट देखने को मिला है। अगर हम ब्रोकरेजेस के बारे में बात करें तो सिटी के द्वारा एक बड़ा डाउनग्रेड आता हुआ सीधा सेल रेटिंग आ रहा है उनके पिछले बाय रेटिंग से, और टारगेट प्राइस में भी काफ़ी कट आ रहा है। 4,350 रुपीज़ उनका नया टारगेट प्राइस है, कंपेयर टू 7,150 अर्लियर। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए बट टारगेट प्राइस कट किया है 5,456 रुपीज़ पर, पहले जो 5,092 रुपीज़ था। गोल्डमैन सैक्स ने अपना न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है, बट यहाँ पर भी एक टारगेट प्राइस कट आ रहा हुआ है। सिमिलरली जेफरीज में होल्ड रेटिंग बरकरार, बट टारगेट प्राइस कट हो चुका है, अब 5,000 रुपये है, जो पहले 6,000 रुपये प्रति शेयर था। बर्नस्टीन और मक्वायरी ने अपना आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखा है। बर्नस्टीन ने अपना टारगेट प्राइस 6,100 रुपीज़ पर मेंटेन किया है, और मक्वायरी ने अपना टारगेट प्राइस 7,000 रुपये प्रति शेयर पर बरकरार रखा है। तो स्ट्रीट का पूरा रिएक्शन ट्रेंड पर काफ़ी बड़ा कट सिटी से आता हुआ, और ओवरऑल काफ़ी सारे प्राइस कट्स हमने देखे हैं ब्रोकरेजेस के द्वारा, तो देखेंगे कि ट्रेंड के स्टॉक पर क्या रिएक्शन आता है। बट जी हाँ, ओवरऑल अगर देखें तो नंबर्स स्ट्रीट की उम्मीद से बेटर, बट रेवेन्यू के जो ग्रोथ है उस पर बड़ा कट देखने को मिला है। तो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र नहीं आ रहे, देखते हैं किस तरह का रिएक्शन होता है। शुक्रिया स्नेही ये पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए। चलिए, लेकिन खबरें वाले शेयर्स आज कौन से हैं, कहां पर आज एक्शन दिख सकता है, पूरी डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी मिताली जैन जुड़ गई हैं। मिताली, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स हैं और कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। जी, सबसे पहले रखना चाहिए हेक्सावेयर को रडार पे। यहाँ पे कंपनी ने
$6 मिलियन यानी कि 550 करोड़ में साइबर सॉल्व को एक्वायर किया है इनका जो साइबर सिक्योरिटी पोर्टफोलियो है उसे स्ट्रेंथन करने के लिए। साथ ही स्विगी को भी रखना चाहिए रडार पे। यहाँ पे बोर्ड ने करीबन 10,000 करोड़ तक की इक्विटी रेस की मंजूरी दी है वाया QIP। इसके साथ साथ आज जनरल इंश्योरेंस स्टॉक का डेटा सामने आया और अक्टूबर 2025 का, और देखा गया कि ICICI जनरल इंश्योरेंस के लिए जो इनका ग्रॉस डायरेक्ट अंडर रिटन प्रीमियम है वहाँ पे हमें 16% का इजाफा देखने को मिला है। गो डिजिट की बात करें तो साल दर साल करीबन 21% का इजाफा देखने को मिला है। स्टार हेल्थ में करीबन 22.5%। वही गो डिजिट की बात करें तो यहाँ पे करीबन 66.6% का इजाफा देखने को मिला है। इनके ग्रॉस डायरेक्ट अंडर रिटन प्रीमियम की बात कर रही हूँ मैं। इसके अलावा कंटेनर कॉर्पोरेशन को भी रडार पे रखना चाहिए। कंपनी को करीबन 158 करोड़ का ऑर्डर बुक यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो कंपनी ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर प्रोजेक्ट के लिए करीबन 540 करोड़ का बिड भी जीता है। HAL की बात करें तो HAL ने 113 GE इंजन्स के लिए तेजस MK1A सेकेंड बैच के लिए अग्रीमेंट किया है, तो इसे भी रखना चाहिए। स्टॉक को भी रखना चाहिए रडार पे। साथ ही भारतीय एयरटेल की बात करें तो एक न्यूट्रल खबर सामने आई है। पेस्टल लिमिटेड ने फ्राइडे कंपनी के 5.1 करोड़ शेयर्स को बेच दिया है एट द रेट ऑफ 230 रुपए। तो ये सारे स्टॉक्स को आज रखना चाहिए रडार पर। बिल्कुल मिताली, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आज खबरों के दम पर एक्शन दिख सकता है। बाजार खुलने के बाद हम इन शेयरों में आज एक्शन देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे साथ इस वक्त मेरे एसेट शेयर खान के सोमिल मेहता जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सोमिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले बाजार से ही शुरुआत करेंगे। जिस तरह से फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि बिकवाली के बाद एक अच्छी रिकवरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में नजर आई है। आज यूएस की साइड से भी देखें कि शटडाउन खत्म होने की उम्मीदों से यूएस के फ्यूचर्स में भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। किस तरह का सेटअप आप देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। निफ्टी में जो फ्राइडे के सेशन में डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई, डेफिनेटली स्टार्ट जो था फ्राइडे के दिन पे वो थोड़ा सा नेगेटिव था और एक अच्छा खासा गैप डाउन था, लेकिन फिर वो गैप को ऊपर में फिल किया। 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आई। द ओनली हर्डल नाउ हियर इज के जो 20 डेली मूविंग एवरेज है सिंपल, वो 25,650 के आसपास है। मैं समझता हूं कि जैसे ही हम 25,650 के ऊपर क्लोजिंग देंगे, फिर से हम ये ट्रेंड को रिज्यूम कर रहे हैं, ये कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। ओवरऑल जो मीडियम टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पर, मंथली चार्ट्स पर। सो देयर इज नो डाउट अबाउट द मीडियम टर्म ट्रेंड। लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म जो हमने थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर देखी, लगता है कि अब यहाँ से हमें फिर से एक ऊपर की तरफ ट्रेंड देखने मिलेगा। ऊपर का जो मेरा टारगेट है वो 25,800 है, और 25,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है, जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग मिलती है, तो मुझे लगता है कि ऊपर में फिर से ये रैली कंटिन्यू करेगी टिल द ऑल टाइम हाइज। बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, बैंक निफ्टी में तो ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मेंस चल रहा है। फ्राइडे के सेशन में बहुत ही अच्छी कैंडल देखने मिली। 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर हम क्लोज हुए हैं। यहाँ पर मेरे टारगेट्स ऊपर में इंटैक्ट है और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस अभी भी कंटिन्यू रहेगी। ऊपर में टारगेट्स, पहले टारगेट जो है वो स्विंग हाई के हैं 58,550 के आसपास, और उसके ऊपर मुझे लगता है 58,900 800 तक जा सकता है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। लेकिन मीडियम टर्म में 60,000 तक के टारगेट्स मेरे इंटैक्ट हैं। बिल्कुल सोमिल, आज ट्रेडिंग सेशन के लिए आपकी कोई पिक्स? एक पिक फ्रॉम फार्मा है, एल्केम लैब्स। एल्केम में एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा। ये कंसोलिडेशन बहुत समय से चल रहा था। 2-3 महीने पहले एक क्लोजिंग आई थी 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एल्केम लैब्स में एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5570, और टारगेट ऊपर में 6000 का रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा बैंकिंग में। जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग में स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, कोटक, एक्सिस, ये सारे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन PSU बैंक्स ऑलरेडी अप ट्रेंड में है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। कैनरा बैंक वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। कैनरा बैंक में एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 136 पर, और
यहाँ पर जो टारगेट रहेगा वो 148 का रहेगा। तो ये आपकी तरफ से दो आगे, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जहां पर हमने पिछले सत्र में देखा था कि काफी मजबूती से लॉन्ग पोजीशन बनते हुए दिखे, ओआई भी काफी ज्यादा थे, इसमें बीएसई का एक स्टॉक चर्चा करना जरूरी है। फ्राइडे के सत्र में सौमिल जी काफी ज्यादा तेजी थी, करीब 9% की मजबूती दिखी थी। क्या ये तेजी यहां से और ट्रेंड हो सकती है क्या, इतने स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद भी? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है जो एक पूरा कंसोलिडेट हुआ सिंस मिड ऑफ अक्टूबर, ये कंसोलिडेशन चल रहा था, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर भी हमने बीएसई में देखा, लेकिन आप अगर देखें तो मीडियम टर्म में जो ट्रेंड है वो अप है, और ये जो कंसोलिडेशन चला, ये जो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमें लास्ट एक महीने में देखने मिला, वो अब ये पूरा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ एक कैंडल के साथ ऊपर में ब्रेकआउट हुआ। मुझे लगता है कि ये अब जो प्रीवियस स्विंग हाइज है 3020 के, वहां तक के टारगेट्स डेफिनेटली विजिबल है, और उसके ऊपर मुझे लगता है कि और भी ऊपर जा सकता है। तो ट्रेल करके चलिए, स्टॉप लॉस मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड बीएसई में अप है, तो इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। जो सपोर्ट है वो 2500 का पहला सपोर्ट और दूसरा 2420 का दूसरा सपोर्ट है। को बीएसई आपको अभी भी लग रहा है कि यहाँ से और स्ट्रीम बची हुई है? एक और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स ही है एंजल वन का और सीडीएसएल, यहाँ पर भी अच्छी तेजी दिखी थी पिछले सत्र में। आगे क्या लग रहा है सीडीएसएल का और एंजल वन का? इन दोनों पर अपनी राय दे सौमिल जी। सीडीएसएल वेरी सिमिलर, सीडीएसएल में भी मुझे लगता है कि इस समय जो बीएसई ने ब्रेकआउट दिया है वैसा ब्रेकआउट तो नहीं मिला है, लेकिन वैसा ही कंसोलिडेशन चल रहा है। ब्रेकआउट के लिए हम वेट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मीडियम टर्म की ट्रेंड अप है, तो शॉर्ट टर्म में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ट्रेड करें, लेकिन पोजिशनली अच्छा ट्रेड है। यहाँ से 200 डेली मूविंग एवरेज 1513 पर है, 1510 आप पकड़ लीजिए, that will be a short term support, short to medium term support, very crucial support in fact, और मेरा टारगेट ऊपर में 1850 का है, दैट विल बी अ मीडियम टर्म टारगेट। लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड करें, मीडियम टर्म में ट्रेड करें, दैट विल बी बेटर ऑफ। एंजल वन में ट्रेंड अप है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिली है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन ऑन फ्राइडे सेशन। 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके बहुत ही अच्छी कैंडल बनाई है, एंगल्फ किया है 3-4 ट्रेडिंग सेशन को। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के जो टारगेट हैं वो अराउंड 2740 का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 2870 का होगा दूसरा टारगेट। लेकिन जो स्टॉप लॉस रखना है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर शार्प मूव्स आते हैं, तो स्टॉप लॉस रहेगा 2430 का। 2430 का स्टॉप लॉस है 2430 का। पहला टारगेट एंजल वन के लिए है 2740 का, दूसरा टारगेट है 2870 का। सीडीएसएल का हमने स्टॉप लॉस मिस किया है, सौमिल जी एक बार फिर से बता दीजिएगा सीडीएसएल में स्टॉप लॉस क्या लगाना है? सीडीएसएल में जो 200 डेली मूविंग एवरेज है दैट इज 1510 पे 200 डेली मूविंग एवरेज है, वो ही एक क्रूशियल सपोर्ट है फॉर दिस स्टॉक इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म, दोनों ही। तो ये बहुत क्रूशियल लेवल ध्यान में रखना है। 110 के नीचे जो 200 ईएमए का लेवल है वहां नीचे का अगर स्टॉप लॉस लगा ले तो आपके लिए बेहतर यहां पर होगा। तो सीडीएसएल और एंजल वन को लेकर ये राय। कुछ और स्टॉक्स है जहां पे हमने देखा है कि काफी शॉर्ट पोजीशन बिल्ड होते हुए दिखे, जिसमें एबीबी, ब्लू स्टार यहां पर सबसे ज्यादा वाई के साथ यहां पर शॉर्ट पोजीशन बिल्ड होते हुए दिखे हैं। क्या आगे क्या लग रहा है, और भी आज के सत्र में भी इन दोनों में कमजोरी रह सकती है क्या? एबीबी और ब्लू स्टार, इन दोनों पर क्या राय है सर? एबीबी और ब्लू स्टार थोड़े से अलग चल रहे हैं। एबीबी एक डाउन ट्रेंड में है, मंथली वीकली चार्ट्स पर लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। हर बार ये जब भी कंसोलिडेट करता है वो कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटता है। अब यहाँ पर एबीबी का जो क्रूशियल सपोर्ट है, मल्टी मंथ सपोर्ट है, वो 4700 के आसपास है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये स्टॉक नीचे जाएगा, लेकिन इस समय ये स्टॉक डेफिनेटली अवॉइड है। यहाँ पर आप हाथ ना लगाएं क्योंकि डाउन ट्रेंड में है। बाई साइड का तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 5200 के आसपास है। 5200 5250 के ऊपर अगर जाता है तब जाके इसके अंदर थोड़ा बहुत आप कोशिश कर सकते हैं ऑन द बाई, लेकिन इस समय डेफिनेटली अवॉइड। दूसरा कौन सा स्टॉक आपने बताया? ब्लू स्टार कहा था,
ब्लू स्टार। हाँ हाँ। ब्लू स्टार में 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिली है थर्सडे फ्राइडे के सेशन में, विच इज नेगेटिव फॉर द स्टॉक। मेरे तरफ से अवॉइड रहेगा। जब तक ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था 200 डेली मूविंग एवरेज के, आई वाज अ लिटिल पॉजिटिव बिकॉज कंसोलिडेशन है और मुझे लग रहा था कि कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा, लेकिन ये नीचे टूटा है, विच इज नेगेटिव स्टॉक। और मुझे लगता है कि अब ये नेक्स्ट लेवल नीचे में 1680 और उसके नीचे 1520, तो ये दो लेवल्स आपको ध्यान में रखना है। इस समय अवॉइड है के अंदर आप बाई साइड पे डेफिनेटली पोजीशन लेने की कोशिश ना करें। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 1840 का है, 200 डेली मूविंग एवरेज, उसके ऊपर क्लोजिंग आती है, फिर रिविजिट करके बाई साइड पर आप ट्राई कर सकते हैं ऑन ब्लू स्टार। ऑलराइट, तो चलिए ब्लू स्टार यहाँ पर वीकनेस जो है वो बरकरार है और देखिए इस तरीके का एक्शन आगे होता है। पर आज जो है बजाज ऑटो पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि बजाज ऑटो के जब नंबर्स आए तो हमने देखा कि नंबर्स जो हैं वो के मुताबिक ही रहे, पर मैनेजमेंट कमेंट्री पॉजिटिव साइड देखने को मिल रही है, जहां पर खास तौर से नंबर्स में मार्जिन्स काफी अच्छे रहे 20.4% के। वही मैनेजमेंट कमेंट्री की 3 खास बातें अगर देखें तो कंपनी ने ये साफ बताया है कि 125cc प्लस सेगमेंट में वो मार्केट से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ऐसा उनका भरोसा है। आने वाले समय में कई सारे नए लॉन्चेस प्लान किए हैं, 3 नए पल्सर, 1 नए ब्रांड का लॉन्च और साथ ही ईवी पोर्टफोलियो को बढ़ाने की भी उन्होंने बात की है। और तीसरा, एक्सपोर्ट मार्केट में डबल डिजिट ग्रोथ का आउटलुक दिया है, जहां पर मेक्सिको ऐसा मार्केट है जहां पर बजाज ऑटो जो है अन्य कंपनीज के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करता हुआ सकता है, क्योंकि जहां पर टैरिफ को लेकर चिंताएं हैं, बाकी कंपनीज पे लगभग 35% का टैरिफ लग रहा है, पर बजाज ऑटो को एक स्पेशल के सिनेरियो में 5% ही टैरिफ चुकाना पड़ रहा है। तो कंपटीशन के लिहाज से वहां पर उनके पास एज जरूर है। कई सारे ब्रोकरेजेस ने बजाज ऑटो के नंबर्स को अच्छा भी माना है, हालांकि अभी पूरी तरीके से वो भरोसा नहीं जता रहे हैं, बट कुछ ब्रोकरेजेस की बात करें तो डैम कैपिटल ने यहाँ पर रेटिंग बढ़ाई है। पहले बिकवाली की राय कर रहे थे, अब उसको न्यूट्रल कर दिया है, लक्ष्य भी बढ़ाया है और स्टॉक में हाल फिलहाल को इतना एक्शन भी नहीं दिखा है। सौमिल, यहाँ पर आप क्या राय रखते हैं बजाज ऑटो के लिए? फ्राइडे को एक सपाट क्लोज हुआ यहाँ पे, बट सौमिल हाल फिलहाल जितने भी ऑटो नंबर्स आए, आप टीवीएस ले लीजिए, ऑटो को माफ कीजिएगा, टीवीएस ले लीजिए या फिर मारुति ले लीजिए, नंबर्स ठीक ठाक आने के बावजूद भी बिकवाली हावी हुई है। क्या बजाज ऑटो के साथ भी ऐसा हो सकता है या फिर इन स्तरों पे आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? इन हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, एमएनएम तो अभी भी स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन अगर आप दूसरे स्टॉक देखें थोड़ी बहुत बिकवाली आई है, लेकिन ट्रेंड बहुत ही पॉजिटिव है और स्ट्रांग है इन स्टॉक्स में। आई डू अंडरस्टैंड कि टाटा मोटर्स एंड बजाज ऑटो थोड़ा सा लगाड़ रहा है। बजाज ऑटो में इस समय जो कंसोलिडेशन चल रहा है वो अराउंड 8500 8700 के आसपास का कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बजाज ऑटो में जो क्लोजिंग है वो 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर है, सो इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द स्टॉक। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है ऑन द मंथली चार्ट्स, लेकिन वीकली चार्ट्स पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन है। अब ये कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए नीचे में, जो प्रीवियस स्विंग लो है 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे 8480, ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप एक बाई साइड पे ट्रेड ले सकते हैं इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म दोनों ही। 9240 का पहला टारगेट होगा, और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है फिर ऊपर में ट्रेंड पॉजिटिव हो जाती है, एक नया ट्रेंड ऊपर में शुरू हो जाएगा, which will take it to 10,100 rupees for the stock. ऑलराइट, तो चलिए क्लियर कट राय, यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको वॉच करने हैं बजाज ऑटो के नंबर्स के चलते। पर आइए इस बीच स्वागत करते हैं प्रशांत सावंत का भी, वो भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे ढेर सारे कैरेक्टर्स पे उनकी राय और साथ ही उनकी कॉल्स भी ले लेते हैं। प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए तो मार्केट्स और गिफ्ट निफ्टी तो हल्की से हरे निशान की शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? एक क्विक इस पे राय दीजिए और साथ में अपनी कॉल्स भी बता दीजिए प्रशांत जी। ओवरऑल अगर स्पेसिफिक बात करें स्पॉट लेवल, सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमने ऑलमोस्ट 25400 के आसपास एक स्विंग लो बनाया। मुझे लग रहा है यहाँ से अगर हम 25650 के ऊपर क्लोज हो जाए एक से 2 दिनों तक, तो हम कंफर्टेबली 26,000 25050 ये जोन वापस कैप्चर कर सकते हैं। पोजिशनली आपको 25,300 340 इस जोन में एक स्टॉप लॉस बनाए रखना है। जहां आज के पिक की बात है तो
जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है और जिसमें एक अच्छी खासी डिप आई थी होगा भारतीय एयरटेल। यहाँ पे अगर हम देखें तो करीबन 1980 इस जोन के बीच में क्लोजिंग मिली थी। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक अच्छा लेवल हो रहा है बाय इनिशिएट करने का, बट यहाँ मैं कंडीशनल रेकमेंड करूंगा। ये 2020 के ऊपर बाय करेंगे, बाय 2020 यानी करंट क्लोजिंग से करीबन 1% अप, और स्टॉप लॉस रखेंगे 1990। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 2075 075। ऑलराइट, तो चलिए ये क्विक व्यू बाजार पे और साथ ही साथ उनकी कॉल्स भी हमने समझी, तो नज़र रखेंगे ये तमाम काउंटर्स पे। पर आपको ये भी बताएंगे कि बजाज फाइनेंस के नतीजों से क्या उम्मीद है। उसके पहले क्विकली एक बार नायका पे ले लेते हैं, क्योंकि नायका के नंबर्स आए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आप देखिए जो उम्मीद थी उसके बाद जिस तरीके की ग्रोथ कंपनी डिलीवर की वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि ये पूरे जीएसटी के माहौल में ये उम्मीद ज़रूर लगाई जा रही है कि ब्यूटी, पर्सनल केयर ये कैटेगरीज अच्छा प्रदर्शन करेगी, पर नायका ने इंडस्ट्री से भी बेहतर प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ जो कमेंट्री रही है वो भी अच्छी है। तमाम ब्रोकरेजेस ने जो है नायका पे अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं, तो आज हो सकता है कि नायका में एक अच्छा मूव हमें आते हुए दिखे। प्रशांत, एक बार टेक्निकल फ्रंट पर भी राय दीजिए, कैसे देख रहे हैं आप नायका को? लगभग 240 के आसपास की क्लोजिंग है, बट कहां तक जा सकता है ये काउंटर? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो 245 की क्लोजिंग हुई है इसको एक बार 250 क्रॉस करने चाहिए ताकि कन्विक्शन आए, तो 250 के ऊपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे जो लो बना हुआ था ऑलमोस्ट 240 240 का, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबली हम 265 तक के लेवल देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिले कंफर्टेबली 285 285 तक के हाइस भी दिखा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर नायका पर नज़र रखेंगे। एक अच्छा मूव देखते हैं कि आता है या नहीं। पर बजाज फाइनेंस के भी नतीजे आ जाएंगे, क्या उम्मीदें हैं बजाज फाइनेंस को लेके? आइए चलते हैं हमारे सहयोगी हर्ष के पास पूरी जानकारी के लिए। हर्ष जी हाँ, तो बजाज फाइनेंस की बात करें तो लोन ग्रोथ काफ़ी सॉलिड रहा ये क्वार्टर, 4.7% QOQ रहा, स्लाइटली म्यूटेड, पर अब आएगा फेस्टिव सीजन का वक्त, सो एक सेंस आएगा कि फुल ईयर कैसे बजाज फाइनेंस देखता है अपने लोन ग्रोथ को। तो ये पहली चीज़ होगी जो मॉनिटरेबल होगी। जब मार्जिन्स की बात करें, थोड़ा इंचअप होगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपेक्टेड है। कितना इंचअप होगा उस पे से हम जो कमेंट्री आएगा उस पे से डिटर्मिन करेंगे कि किस दिशा में जाएगा। तीसरी चीज़ ये होगी कि जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है वो थोड़ा कम होगा लास्ट क्वार्टर के अगेंस्ट, क्योंकि वही ट्रैजेक्टरी रहा है और अगर वो कम हुआ तो उसे प्रोग्रेस माना जाएगा। तीसरी चीज़ ये भी होगी कि क्रेडिट कॉस्ट का फुल ईयर नंबर कैसा होगा। 1.85% का गाइडेंस है, क्या वो गाइडेंस वो मीट कर सकता है कि नहीं, वो भी एक स्ट्रीट की नज़र उस मेट्रिक पे भी रहेगी, और उसके वजह से प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट मिलेगा। मार्जिन्स और क्रेडिट कॉस्ट के वजह से प्रॉफिट लाइकली अराउंड 4% QOQ से ग्रो होगा। जस्ट 5,000 करोड़ से जस्ट नीचे के आसपास वो नंबर पे एक्सपेक्टेड है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर एक्सपेक्टेड है बजाज फाइनेंस से। ओके, तो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहने की उम्मीद है। शुक्रिया हर्ष ये डिटेल्स लेकर आने के लिए। हमारे साथ गौरांग सर भी है। गौरांग सर, बजाज फाइनेंस पे से ही शुरुआत आपसे करेंगे, क्या लग रहा है सर? नतीजे तो कहा जा रहा है कि काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है। ओवरऑल ये आपको स्ट्रक्चर इसका कैसा दिख रहा है, फंडामेंटली कैसा है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इस स्टॉक में सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और सुप्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा सा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। संभव है उनका निवेश हो सकता है लंबी अवधि के लिए। तो देखिए, पहले तो ये बजाज फाइनेंस एक ऐसी दिग्गज कंपनी है एनबीएफसी क्षेत्र की, जिसने पिछले साल से, जब अक्टूबर से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बिकवाली शुरू की, इस साल में बिकवाली की, तो इसने अपने आप को संभाल के रखा। और ये जो स्प्लिट और बोनस की एडजस्टमेंट हुई उसके बाद भी अगर आप गणित लगाएंगे तो एक नया सर्वोच्च स्तर इसने बनाया है। आय, शुद्ध मुनाफा
एसेट क्वालिटी, मार्जिन्स, ये सभी समीकरण अगर आप सामने रखते हैं तो सकारात्मक रुझान आने की पूरी संभावना है। और हमारा तो ये मानना है, और हमने पहले भी हमारे चैनल 18 स्वदेश पर वित्तीय क्षेत्र पर खास करके ध्यान देने के लिए और निवेश करने की राय दी थी निवेशकों को, जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस एज अ डिस्क्लोजर आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है, बशर्ते का नजरिया लंबी अवधि का। ओके, तो अभी भी खरीदारी की राय यहाँ पर है, लेकिन नज़रिया आपको लंबी अवधि का रखना है। लेकिन एक अहम खबर आ रही है, शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गई है सरकार की तरफ से, और इंडस्ट्री डिमांड भी थी कि 20 लाख टन उनकी डिमांड थी, लेकिन सरकार ने 15 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है। सोमिल, आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा, शुगर शेयर्स हालांकि काफ़ी समय से हम दायरे में देख रहे हैं, लेकिन क्या इस खबर से शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त मिल गई है? अर्ली इजाज़त मिली है? आमतौर पर सरकार पूरी तरह से स्टॉक देखती है, उसके बाद इजाज़त देती है, और कहा जा रहा था कि इस बार सरप्लस भी काफ़ी ज़्यादा था मार्केट में। क्या यहाँ पे कुछ रिवाइवल की और इस सेक्टर से कोई टॉपिक आपकी तरफ से शुगर सेक्टर में? यहाँ पर मैं बलरामपुर चीनी बहुत अच्छे से ट्रैक करता हूँ, और बहुत समय से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। वीकली मंथली चार्ट्स पर लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, और इनफैक्ट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी जाने के लिए बहुत समय से स्ट्रगल कर रहा है। सो ट्रेंड इज डाउन, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जो सपोर्ट है मल्टीपल टाइम ये स्टॉक ने अराउंड 400-420 के आसपास मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये इस समय इन द वेरी शॉर्ट टर्म इसके नीचे जाएगा। सो 400-420 का ये सपोर्ट जोन है, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक बार रिविजिट करके एक डिसीजन लेना चाहिए जब ये इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो। एक वीकली पॉजिटिव क्लोज जब भी आएगा ऑन द चार्ट्स, वहां पर एक बार रिविजिट करके इसे बाई साइड पे देखना चाहिए, बिकॉज मल्टीपल टाइम 400 के आसपास सपोर्ट लिया है, तो दैट विल बी अ गुड एरिया टू रिविजिट एंड गो बाय ऑन द। तो यहाँ पर बलरामपुर चीनी आपको पसंद है, वेट एंड वॉच। एक गौरांग सर से भी एक ले लेते थे, शुगर सेक्टर का क्या कुछ पॉजिटिव आउटलुक है आपका? क्योंकि जो डेवलपमेंट हुए हैं और सरकार ने जिस तरह से प्रोएक्टिवली उन्होंने शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है 15 लाख टन की, ये ताज़ा खबर आई है, क्या इसका कुछ फायदा मिलेगा? कोई आपको पसंद है इस सेक्टर से कोई स्टॉक? देखिए, ये क्षेत्र सरकार की नीतियों पर ज्यादा निर्भर है, और एथनॉल के ऊपर भी बीच में कुछ बयान आए थे, उसको लेकर के पूरा शुगर सेक्टर जो है चीनी क्षेत्र वो हरकत में आया था। अब गन्ने की पैदावार ऐतिहासिक स्तर पर हुई है, तो स्वाभाविक है कि चीनी की भी उत्पादन जो है वो ऐतिहासिक स्तर पर होगा। और मेरे ख्याल से पिछले साल पाबंदियां लगाई थी सरकार ने, क्योंकि उत्पादन को लेकर के, गन्ने के उत्पादन को लेकर के कुछ समस्या थी, और चीनी के दाम को लेकर के भी कुछ समस्या थी। अब वास्तविकता ये भी है कि गन्ने के दाम और चीनी के दाम सरकार तय करती है, नीतियां भी सरकार तय करती है, तो उठापटक ज्यादा होने की संभावना है सरकार की नीतियों के आधार पर। मेरा मानना ये है, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि इस क्षेत्र को छोड़ करके बहुत सारे अन्य क्षेत्र है जहां पर आप बुनियादी दर के आधार पर ध्यान दे सकते हैं। इस क्षेत्र में कोई कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी करूंगा, लेकिन हाँ, ये क्षेत्र सरकार की नीतियों पर ज्यादा चलता है, न कि अपने बलबूते पर। सरकार की नीति इस पर काफ़ी अहम होती है, क्योंकि कंज्यूमर का यहाँ से लिंकेज है, इस वजह से भी सरकार काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव रहती है। लेकिन 15 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की अनुमति मिल गई है, और केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने इसकी जानकारी भी दे दी है। और साथ ही एक और अपडेट ये है कि मोलासेस पर लगाई गई 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी हटा दिया गया। ये अच्छी खबर है, क्योंकि इसके हटने से डिस्टिलरी और इथेनॉल उत्पादकों को राहत मिलेगी। इससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं उनको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है, खास करके फूड सेक्रेटरी की तरफ से ये बयान आया कि इस बार स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है, सरप्लस ज़्यादा है, इसलिए सरकार चाहती है कि इस स्टॉक को कम किया जाए। चलिए, इस पर आगे भी अपडेट लेंगे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पर कौन से स्टॉक्स है वो बताने के लिए हमारे साथ तृप्ति उपाध्याय मौजूद है। तृप्ति, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स है जो ब्रोकरेज हाउस जहाँ पर बुलिश या बेरिश हैं? बिल्कुल विश्व मोहन, शुरुआत करते हैं ट्रेंड के साथ, क्योंकि Q2 के नतीजे इन्होंने जारी किए हैं। नतीजे तो अच्छे रहे, लेकिन ब्रोकरेज यहाँ से थोड़ा कॉशियस नजर आ रही है। सिटी ने ट्रेंड पर अपनी राय दी है, खरीदारी से डाउनग्रेड कर दिया है। टारगेट इन्होंने 7150 से घटाकर 4550 का दे दिया है। ट्रेंड पर मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी राय दी है। ओवरवेट की रेटिंग को यहाँ पर इन्होंने बरकरार, लेकिन टारगेट इन्होंने घटा दिया
5,892 से घटाकर 5,456 का टारगेट इन्होंने कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स ने भी ट्रेंड अपनी राय दी है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट इन्होंने घटाया है 5,300 से घटाकर 4,920 का टारगेट इन्होंने दे दिया है और FY28 तक के EPS में भी इन्होंने % तक की यहाँ पर कटौती की है। ट्रेंड पर जेफरीज ने भी अपनी राय दी है, होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट इन्होंने 6,000 से घटाकर 5,000 का कर दिया है। बर्नस्टीन की अगर देखें तो यहाँ पर इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, टारगेट दिया है 6,100 का। मैक्वायरी यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, ट्रेंड पर टारगेट इन्होंने 7,000 का इन पर दिया है। बजाज ऑटो बात कर लेते हैं क्योंकि Q2 के नतीजे इन्होंने भी जारी किए हैं, उम्मीद से अच्छे नतीजे पेश किए हैं। डैम कैपिटल ने अपनी सेल से न्यूट्रल की रेटिंग इस पर दे दी है। बजाज ऑटो पर एंटिक ने भी अपनी राय रखी है, खरीदारी की रेटिंग के साथ फिर से कवरेज शुरू किया है, टारगेट इन्होंने 9,900 का इन्होंने दिया है। बजाज ऑटो पर अगर नोवामा की बात करें तो होल्ड की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट घटा दिया है, 9,800 से घटाकर 9,700 तक का कर लिया है। आगे टू व्हीलर सेगमेंट में ये में 12% से घटाकर 10% आने की ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बजाज ऑटो पर एलारा ने अपनी राय दी है, एक्यूमुलेट की रेटिंग रखी है इन्होंने और टारगेट इन्होंने 10,345 का दिया है। डीवीज लैब्स पर दो ब्रोकरेजेस अपनी राय दी है। सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो इन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस इन्होंने 7,024 से 7,541 का दे दिया है क्योंकि अच्छे नतीजे पेश किए, जिससे ये आगे अच्छे कैपेक्स की उम्मीद यहाँ पर जता रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट इन्होंने 6,375 से बढ़ाकर 6,765 का कर दिया है। स्ट्रॉन्ग Q2 नतीजे यहाँ पर कंपनी ने पेश किए हैं, जिससे कि आगे भी अच्छी रिकवरी की उम्मीद यहाँ पर ये जता रहे हैं। एक और लास्ट ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं, न्यूलैंड लैब पर नोवामा ने अपनी राय दी है, यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है, टारगेट इन्होंने अच्छा बढ़ाया है, 17,700 से बढ़ाकर 22,130 का टारगेट इन्होंने दे दिया है क्योंकि सॉलिड मार्जिन परफॉर्मेंस यहाँ पर इनको नज़र आया और आगे भी मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो अच्छा दिख रहा है। ये लोग बिलीव कर रहे हैं कि आगे जाकर मिड टर्म में यहाँ पर न्यूलैंड में अच्छी ग्रोथ नज़र आ सकती है क्योंकि नए सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर एड ऑन होने वाले हैं। जी ओके तृप्ति, ये पूरी डिटेल्स पूरी लिस्ट लेकर आने के लिए चलिए इस पर चर्चा भी करेंगे और इन सारे स्टॉक पर आपके लिए राय भी लेकर आएंगे, लेकिन वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। हमारे तीनों मेहमान सौमिल मेहता, प्रशांत सावंत, गौरांग शाह जी बने रहेंगे। जल्द फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं स्वदेश, हम आपके साथ जुड़ रहे हैं SBI लाइव स्टूडियो से। तो देखिए आज ढेर सारे काउंटर्स नतीजों के लिहाज पे फोकस में रहेंगे। हमने ट्रेंड साथ ही बजाज ऑटो की चर्चा तो की ही, पर साथ ही साथ देखिए तो खबरों वाले शेयर्स भी बहुत सारे हैं। कॉनकॉर, अशोका बिल्डकॉइन, अनंतराज, ये सभी काउंटर्स पर आज दिख सकते एक्शन। और साथ ही फिलहाल देखें तो गिफ्ट निफ्टी भी एक हरे निशान की ही संकेत दे रहा है। देखते हैं आज मार्केट इस तरीके से सस्टेन करता है और 25,500 के ऊपर हम निकलेंगे अगर तो सस्टेन करता है मोमेंटम या नहीं, वो देखना सबसे अहम होगा क्योंकि फ्राइडे को निचले स्तरों से एक तरफा हमने रिकवरी देखी और वो काफी सराहनीय थी। साथ ही साथ PSU बैंक्स भी फोकस में रहेंगे कि वो एक्शन जो है हाल फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो कंटिन्यू होता है या नहीं। निफ्टी बैंक को आज कौन से लीडरशिप स्टॉक्स जो ऊपर लेकर जाते हैं, इन सभी पर हमारा जरूर रहेगा। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम लगातार समझ रहे हैं कि कहां पर आपको आज रखनी चाहिए नजर। हमारे साथ सौमिल मेहता हैं, साथ ही साथ प्रशांत सावंत, गौरांग शाह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आइए इसी कड़ी में और कुछ काउंटर्स की चर्चा करते हैं जहां पर आज जो है फोकस रहेगा। और गौरांग सर, आज तो लेंसकार्ट की लिस्टिंग भी है, उस पर कोई टिप्पणी आपकी क्या आपके कवरेज में है? क्योंकि देखिए लेंसकार्ट सब्सक्रिप्शन नंबर्स तो चलिए ऊपर आ गए थे, बट जो पूरा डिबेट वैल्यूएशन को लेकर हुआ है 230 के पी मल्टीपल पे, इस तरीके की वैल्यूएशंस जस्टिफाइड है नहीं है, इसको लेकर पूरा चर्चा में रहा है लेंसकार्ट का IPO। क्या व्यू रखते हैं आप इस पे? धन्यवाद सृष्टि, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो मेरे ख्याल से लेंसकार्ट के IPO को लेंस के नीचे रख करके देखना बहुत ही अनिवार्य होगा सृष्टि, क्योंकि देखिए पहले तो कवरेज नहीं इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अभी आप ग्रे मार्केट की भी बात कर रहे थे और जब IPO की बातें हो रही थी और IPO चल रहा था सब्सक्रिप्शन के लिए, तब ग्रे मार्केट का प्रीमियम कुछ और था, आज कुछ और है। मैं मेरी निजी बात करूंगा, मेरी कंपनी की तरफ से ये टिप्पणी नहीं है क्योंकि कवरेज नहीं है, तो मूल्यांकन को लेकर के
काफी सारी बातें पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने सुनी है और वास्तविकता है सृष्टि के अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत ज्यादा है, मार्जिन्स बहुत 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 कम है यहाँ पर। और आप इस मूल्यांकन पर मेरे ख्याल से 382 या 380 402 के आसपास का मेरे ख्याल से फ्लोर प्राइस था, मुझे ठीक से याद नहीं है, अगर मैं गलत हूं तो आप ठीक कर सकते हो सृष्टि जी। लेकिन बहुत चर्चाएं थी कि बहुत महंगा है, और अगर आप आंकड़ों की बात करें, बैलेंस शीट की बात करें, तो मेरे ख्याल से ये मूल्यांकन ब्याज भी नहीं लगता है मुझे। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप निवेश बना करके रखे, बेच दे या खरीदारी करें, क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन एक बात चीज ध्यान में रखिए कि ये क्षेत्र में अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बहुत मतलब सर्वोच्च स्तर पर प्रतिस्पर्धा है, तो देखना पड़ेगा कामकाज कैसा होता है आने वाले समय। चलिए लेंस कार्ट पर रखेंगे नजर। लेंस के साथ ही आप इसकी पूरी रीडिंग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सब्सक्रिप्शन नंबर्स तो ऊपर आ चुके थे, पर देखते हैं किस तरीके का रिएक्शन देखने को मिलता है। ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट आज के लिए ज़रूर साबित हो सकता है। बट इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो HAL भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़रूर हुआ है। की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने GE के साथ एक डील साइन की है लगभग 113 इंजन्स के लिए, और ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट HAL के लिए ज़रूर है। एक बार प्रशांत पे क्विक अपना चार्ट चेक दीजिए। देखिए कहीं ना कहीं 1% की तेज़ी अभी हम देख पा रहे हैं, रेट्स तो सेट होंगे ही। हाल फिलहाल थोड़ा स्टॉक पिटा ज़रूर है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट क्या व्यू रखते हैं आप? तो यहाँ पे एक चीज अगर हम देखें, कोई भी जो बिग स्टॉक्स है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग और मार्केट वॉल्यूम, मार्केट कैप, वो जब भी 200 दिनों के एवरेज पे फर्स्ट टाइम आते हैं, वहां पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट आपको नजर आएगा। बिल्कुल यही आपको शुक्रवार के सत्र में नजर आया। इसने बिल्कुल पिन पॉइंट 200 दिनों के एवरेज से सपोर्ट लिया और करीबन 4625 के पास क्लोज हुआ था। क्योंकि एक गैप अप नजर आ रहा है, मैं चेज नहीं करना चाहूंगा, बट अगर ये कंफर्टेबली 4700 के ऊपर क्लोज हो जाए तो मैं नेक्स्ट डे एक ट्रेड इनिशिएट करूंगा, कीपिंग अ 1% रिस्क, और वहां से मेरा टारगेट होगा करीबन 4900 का। तो यहाँ पे वेट एंड वॉच का, लेकिन अभी इंतजार करने के मूड में। लेकिन आगे के टारगेट आपको बता दिए हैं प्रशांत जी ने। डिवीज लैब पे ब्रोकरेज हाउस काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रही है। इससे पहले तृप्ति ब्रेक से पहले बता भी रही थी कि जो टारगेट प्राइसेस है, कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने डिवीज लैब को लेकर बढ़ा दिया है, और जिसमें गोल्डमैन सैक्स ने भी अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं, साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने भी। सोमिल बताइए, डिवीज लैब कैसा लग रहा है आपको? सही है, लैब में एक अप ट्रेंड है डेफिनेटली, और यहाँ पे लास्ट 1-1.5 महीने में जो पूरी रैली की गई है, दैट इज अबाउट 200 डेली मूविंग एवरेज, अबाउट 20-40 डेली मूविंग एवरेज। लेकिन इस समय इन द वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉज है। जो क्रूशियल सपोर्ट है अराउंड 6400 के आसपास है, तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, ना कि इस समय फ्रेश बाइंग में सजेस्ट नहीं करूंगा। ऊपर में जो टारगेट्स मीडियम टर्म के, वो मुझे लगता है कि 7000 7050 के आसपास के टारगेट्स हैं, तो उस टारगेट्स को चेज करें। बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी रखें, ना कि अभी इन द वेरी शॉर्ट टर्म फ्रेश बाइंग करें। नीचे 6400 का एक स्टॉप लॉस रखें, इसकी रणनीति रखिए, और 6400 का स्टॉप लॉस भी लगा कर रखे। ये डिवीज लैब को लेकर सलाह दी गई है सोमिल की तरफ से। न्यूलैंड लैब पर भी काफ़ी ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव हैं, और जो टारगेट को बढ़ाकर नुमा ने 22,130 कर दिया है। जो करंट पुराना जो उनका टारगेट था 17,700 का, उससे बढ़ाकर न्यूलैंड लैब का टारगेट 22,130 किया है। इबिटा मार्जिन 64.3 है। मैनेजमेंट जो गाइडेंस था वो काफ़ी पॉजिटिव है, और इस वजह से न्यूलैंड लैब में इस तरह की पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आ रही हैं। न्यूलैंड लैब को लेकर प्रशांत जी, आपकी राय क्या है? प्रशांत जी, अगर आप वक्त लेंगे तब तक मैं सोमिल जी के पास जाता हूं। सोमिल, आप बताइए, पिछले सत्र में तो हमने अच्छी तेजी दिखी थी, ब्रोकरेज हाउसेस काफी बुलिश हैं, नतीजे भी अच्छे थे, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी उनको पसंद आई थी। आप बताइए, न्यूलैंड लैब को लेकर आपकी राय क्या है? न्यूलैंड लैबोरेटरीज में ट्रेंड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। बहुत समय से ये हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, वीकली डेली चार्ट्स पर, मंथली चार्ट्स पे
सो देर इज नो डाउट अबाउट इट कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, लेकिन इस समय बहुत ही ऊपर है और बहुत शार्प मूव्स देखने मिले हैं। ऑन द डेली चार्ट्स अगर आप देखें 20 डेली मूविंग एवरेज थोड़ा सा डीप है, 16,400 के आसपास है, तो वहीं पे ही आप बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं, या जो पोजीशन ऑलरेडी है वो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा के इस पोजीशन को ओपन रख सकते हैं। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ पर आप बाइंग करें। जिसकी पोजीशन है वो 16,350 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के ओपन रख सकते हैं पोजीशन। ओके, तो ये स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास पहले से है तो आप बने रह सकते हैं, नई खरीदारी करंट लेवल पे नहीं करने की सलाह है। चलिए अब चलते हैं अपने सहयोगी शीशा के पास और उनसे समझते हैं कि 9 के नवरत्न स्टॉक्स कौन से हैं। बिल्कुल, तो आज 9 के नवरत्न शेयर्स में सबसे पहले बजाज ऑटो से शुरुआत करेंगे। इसके नतीजे काफ़ी अच्छे रहे, मैनेजमेंट की कमेंट्री और आउटलुक भी काफ़ी पॉजिटिव है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए। उनका मानना है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे और तिमाही आधार पर मार्जिन्स में भी बढ़त दिखी, तो काफ़ी अच्छे नतीजे और उसी के दम पर बजाज ऑटो में आज पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। इसके अलावा ट्रेंड यहाँ पर नतीजे तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया काफ़ी कॉशियस है। मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आए 17.2% पर, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि ग्रोथ मोमेंटम स्लो होता हुआ नजर आया। दूसरी तिमाही में सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने स्टॉक पर अपने लक्ष्य भी घटाए हैं, तो जिसके चलते ट्रेंड में करीब 1.5% की गिरावट अभी प्री ओपन में देखने को मिल रही है। हेक्सावेयर आईटी सेक्टर की एक कंपनी और इन्होंने एक एक्विजिशन किया है साइबर सिक्योरिटी में। 6.6 करोड़ डॉलर का ये एक्विजिशन है। साइबर वॉल्व का अधिग्रहण कंपनी ने किया है। स्विगी ने के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फंड रेजिंग प्लान अप्रूव किया है। 10,000 करोड़ का ये फंड रेजिंग प्लान है और QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा कंपनी फंड रेजिंग करना चाहती है। इसके अलावा इंश्योरेंस स्टॉक्स भी आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। इंश्योरेंस का डेटा आया अक्टूबर के महीने का और अक्रॉस द बोर्ड सभी लिस्टेड प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट किया। स्टार हेल्थ में 23% का ग्रोथ दिखा। ICICI जनरल इंश्योरेंस, नीवा बूपा सभी कंपनियों ने अच्छा ग्रोथ, प्रीमियम ग्रोथ अक्टूबर के महीने में रिपोर्ट किया। इसके अलावा बात करते हैं नायका की। इसके भी नतीजे अनुमान से बेहतर रहे। रेवेन्यू 25% बढ़ती हुई नजर आई। GST रेट कट के चलते कंपनी को फायदा हुआ, तो काफ़ी अच्छे नतीजे 3% की तेजी प्री ओपन में नायका में दिखी है। इसके अलावा JSW सीमेंट सीक्वेंशियल बेसिस पर मॉनसून के चलते इम्पैक्ट दिखा, लेकिन सालाना आधार पर काफ़ी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए। प्री ओपन 3% की तेजी प्री ओपन में ऑलरेडी दिखी है। कंटेनर कॉर्प कंपनी को करीब 160 करोड़ का नया ऑर्डर मिला। अशोका बिल्डकॉन 140 करोड़ का नया ऑर्डर कंपनी को यहाँ पर भी मिला है, 1.5% स्टॉक ऊपर। और तो ये 9 स्टॉक्स जहाँ पर ऑर्डर विंस नतीजों के दम पर और इसी के साथ जो कई सारी खबरें आई है उसके दम पर 9 स्टॉक्स में आज सबसे ज़्यादा एक्शन दिखेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शीशा ये पूरी जानकारी देने के लिए। ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर रखेंगे हम नज़र, बट इसी के साथ साथ अनंत राज के की बात कर लेते हैं, क्योंकि नतीजे जो हैं वो अच्छे आए थे। देखिए, आय में लगभग 23% की बढ़त देखने को मिली, मुनाफा 30% बढ़ा और इनके डेटा सेंटर बिजनेस को लेकर भी जो है एक पॉजिटिव कमेंट्री अनंत राज ने दी है। लगभग 2.5% की तेज़ी ये जो है ओपन में दिखा रहा है। पर गौरांग, बहुत बड़े टारगेट्स ये डेटा सेंटर बिजनेस में बता रहे हैं। लगभग 9,000 करोड़ के पूरी आय FY32 तक। क्या व्यू रखते हैं आप इस पे? क्या आपके कवरेज में है? और ओवरऑल डेटा सेंटर थीम को अगर प्ले करना चाहिए तो क्या अनंत राज एक प्रेफर्ड पिक रहेगा? तो सृष्टि जी, देखिए, अनंत राज पर तो कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये पूरा डेटा सेंटर की जो एक लोगों के नजर में और अनुमानित आने वाले भविष्य में जो योगदान आएगा उसको लेकर के मेरे ख्याल से बहुत उत्साह है। अनंतराज के अलावा कुछ लिस्टेड एंटिटीज हैं जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। मिसाल के तौर पर दिग्गज कंपनियों में जिनके पास डेटा सेंटर कुछ मात्रा में है, ABB है, भारती है, L&T है, इन सब कंपनियों पर बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। न सिर्फ डेटा सेंटर को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इनका जो मुख्य कारोबार है उसको लेकर के हमारी राय बहुत ही सकारात्मक है और डेटा सेंटर धीरे धीरे करके योगदान देगा। देखिए, यहाँ पर ये सोचना और समझना अनिवार्य है कि ये जो खेमा है डेटा सेंटर का या जो क्षेत्र है, जो सरकार की नीतियां है,
उसको जमीनी स्तर पर अमल में लाने के लिए और उसके पश्चात बैलेंस शीट पर योगदान देने के लिए समय लगेगा। ऐसा नहीं कि एकदम से परिवर्तन हो जाए। और चलिए एक बार नज़र ज़रूर डालेंगे अनंत राज पर डेटा सेंटर थीम को इस तरीके से प्ले करे, ये हमने गौरांग जी से समझा। कुछ भी उन्होंने दी जो कि कंपनीज दिग्गज तो ज़रूर हैं बट धीरे धीरे करके अपना डेटा सेंटर में एक्सपोजर बढ़ा रही हैं। बट इसी के साथ एक क्विकली अगर हम इस पे व्यू ले पाए तो एक बार अनंत राज पे व्यू लेंगे, बट उससे पहले आइए स्वागत करते हैं शिवांगी का भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवांगी, कुछ ही मिनट रह गए मार्केट ओपन में, क्विकली अपनी कॉल दीजिए, कहाँ पर है आपके ओपनिंग ट्रेड्स? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में एक लोअर लेवल से अच्छी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि एक पूरे 500 पॉइंट्स के करेक्शन के बाद 50 डेमा पे सपोर्ट लेते हुए दिखा है बाजार। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटलुक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रिवर्सल के तौर पे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मेरी नजर है BSE पर। हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक काफी रेजिलेंट रहा है और एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ इसने क्लोजिंग दी फ्राइडे के सेशन को। एंड यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉलो अप एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट लेवल इसका एक ही एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही था, तो यहाँ पे हम एक अच्छी मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंटिन्यू होते हुए। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है नेक्स्ट राउंड अबाउट 2800 तक के टारगेट हम इसमें खरीदारी करें 2635 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 2635 के स्टॉप लॉस के साथ ये खरीदारी करें। नेक्स्ट लेग की रैली भी यहाँ पे जारी रह सकती है। उनमें देखा भी था पिछले सत्र में स्ट्रॉन्ग काउंटर था, करीब करीब 9% की तेजी दिखी थी और वही तेजी आज भी प्री सेशन में ही देख रहे हैं। बाजार बस 1 मिनट से के आसपास का वक्त बचा है, लेकिन अभी प्री सेशन में भी देखिए BSE के स्टॉक में तेजी दिख रही है। लेकिन चलिए ओपनिंग की तरफ बढ़ते हैं। बाजार में जो तेजी दिख रही है निफ्टी को देखें तो सपाट शुरुआत की संभावनाएं ज़्यादा है, लेकिन जो बायसनेस है पॉजिटिव साइड में ज़्यादा दिख रही है। 25,500 के ऊपर की शुरुआत निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी में भी दायरे में ही कारोबार शुरुआत में दिख सकता है, हल्की नरमी दिख रही है। 57,850 के नीचे निफ्टी बैंक। आज सपोर्ट कहां से मिल सकता है तो बजाज ऑटो अनुमान से बेहतर नतीजे, यहां पर 1% के आसपास की तेजी अभी फिलहाल दिख रही है। देखते शुरुआत में किस तरह की तेजी दिखती है। आईटी से सपोर्ट मिल सकता है, आईटी में इन्फोसिस दिग्गज आईटी कंपनी जहां पर सपोर्ट मिल सकता है। इसके अलावा प्रो जैसे स्टॉक्स है वहां से भी बाजार को सपोर्ट आ सकता है, लेकिन दबाव दिख सकता है ट्रेंड जहां पर ब्रोकरेज हाउसेस काफी ज्यादा यहाँ पर बेरिश नजर आया है। टारगेट प्राइसेस को हटाए, कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने डीप कट भी किए हैं टारगेट में, तो ये ट्रेंड से दबाव दिख सकता है। लेकिन इंडेक्स को देखें तो सुस्त शुरुआत दिख रही है। निफ्टी हल्की तेजी के साथ यहाँ पर खुलते हुए नजर आ सकता है। बस 10-15 सेकेंड बचे हैं जहाँ पर शुरुआती नंबर्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो जो बाजार की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हल्की तेजी के साथ हो सकती है। यहाँ पर इन्फोसिस, बजाज ऑटो, श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स है जहाँ पर अच्छी तेजी की उम्मीद की जा रही है। और निफ्टी पहले किक आती दिख रही है बाजार में, तो स्ट्रॉन्ग तेजी यहाँ पे मजबूती के साथ यहाँ पे बाजार की शुरुआत हुई। करीब 50 अंकों की मजबूती निफ्टी में। 25,565 के करीब निफ्टी की शुरुआत हुई है। बैंक निफ्टी में करीब 80 अंकों की तेजी है। सपोर्ट मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज से करीब 0.5% ऊपर 1490 के करीब। HDFC बैंक निफ्टी का एक और टॉप गेनर जहां पर अच्छी तेजी, 2 हेवी वेट्स जहां से बाजार को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। बैंकिंग नहीं, ICICI बैंक यहां पर भी तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। आईटी में इन्फोसिस से सपोर्ट मिल रहा है, बैंकिंग में कोटक महिंद्रा। तो ये जो दिग्गज बैंक्स हैं वो यहाँ पे तेज नजर आ रहे हैं। इन्फोसिस करीब 1.25% की मजबूती शुरुआती कारोबार में दिखा रहा है। निफ्टी 50 के बाकी और कुछ स्टॉक्स पे अगर नजर डालें कि वहां पर किस तरह की शुरुआत हुई है तो BEL जहां पर करीब 1% के आसपास की तेजी यहाँ दिख रही है। हिंडाल्को में अच्छी तेजी है, 1% से ज़्यादा की तेजी हिंडाल्को में दिख रही है। एशियन पेंट्स भी मजबूत है, करीब 1% की तेजी यहाँ पर भी है। L&T भी मजबूती के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। बजाज फिर आधे % से ज़्यादा की तेजी यहाँ है। इटनर, L&T, ITC ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी तेजी के साथ कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दबाव कहाँ पे दिख रहा है वो है अल्ट्राटेक, दिग्गजों में अल्ट्राटेक जहाँ पर कमजोरी के साथ आज कारोबार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ट्रेंड 4% से ज़्यादा की गिरावट ट्रेंड में देखने को मिल रही है। हमने शो के शुरुआत में ही बताया था कि नतीजे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, ब्रोकरेज हाउसेस यहाँ पर बुलिश नहीं है।
स्टीप कट टारगेट में देखने को मिला है, आसान तौर से दबाव दिख रहा है। पावर ग्रिड में भी दबाव है, अपोलो हॉस्पिटल्स में भी कमजोरी के साथ। न्यूलैंड लैब, इससे पहले ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आपको दिखाई थी, काफी नजर आ रहे थे। शुरुआत में ही करीब 9 से 10% की तेजी दिख रही थी, सौमिल ने बताया भी था। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी इस करंट लेवल पे खरीदारी से बचे, डिप का इंतजार करना जरूरी होगा। लेकिन शुरुआती कारोबार में ही करीब 10% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही। तो एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत कह सकते हैं यहां पर बाजार की है। सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लेते हैं कि किस सेक्टर से बाजार को आज सपोर्ट मिल रहा है, कहां सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो मेटल में अच्छी मजबूती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट में सुधार देखने को मिल रहा है। यूएस शटडाउन खत्म होने की संभावनाएं हैं, उससे यहां पर फायदा मिल रहा है। मेटल इंडेक्स में अच्छी तेजी है। मेटल के बाद आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर ठीक ठाक खरीदारी देखने को मिल रही है। आईटी के बाद सरकारी बैंक्स, जहां पर अच्छी मजबूती है। एनर्जी पैक और कमोडिटीज का जो सेगमेंट है, वहां पर भी ठीक ठाक खरीदारी के साथ आज के में कारोबार देखने को मिल रहा है। कुछ डेरिवेटिव के काउंटर देखते हैं जहां पर शुरुआती चाल कैसी रही है। तो नाल्को में 4.5% के आसपास की तेजी के साथ फ्यूचर्स में यहां पे देखने को मिल रही है। टोरेंट फार्मा फ्यूचर का स्टॉक अच्छी तेजी है, करीब 3% में लॉन्ग पोजीशन भी बनते हुए टोरेंट फार्मा में दिख रहे हैं। नायका एफएसएन ई कॉमर्स, यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, करीब 2.5% के आसपास की तेजी इस स्टॉक की है। कमिंस, वोडा, वेदांता, यहां पर भी अच्छी तेजी है। सारे ही डेरिवेटिव के ये स्टॉक्स है जहां पर तेजी है। लेकिन दबाव कहां पे आ रहा है डेरिवेटिव के स्टॉक्स में? तो ट्रेंड पहले भी बताया था, डेरिवेटिव में भी 4.5% 5% के आसपास की गिरावट दिख रही है। डेलीवेरी के स्टॉक पर दबाव है, बीबी के फ्यूचर्स पर दबाव है। टाटा केमिकल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए अपने मेहमानों के पास चलते हैं और ओपनिंग ट्रेड भी जानते हैं। सबसे पहले प्रशांत जी, आप बताइए, आज बाजार ओपनिंग के बाद कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं? आपकी तरफ से ओपनिंग कौन से हैं? जी, मुझे बेस्ड ऑन द ओपनिंग जो अच्छा लग रहा है वो होगा इंडसइंड बैंक। 800-801 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा 790, 790 और मैं टारगेट यहाँ पे देख रहा हूँ करीबन 825, 830 तक। बैंक 790 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह, 825, 830 ओपनिंग ट्रेड में ये पहला स्टॉक आपकी तरफ से आ गया है। सौमिल, आप बताइए आपके पिक होंगे ओपनिंग ट्रेड्स में आज? मैंने बैंकिंग तो आपको बताया, बैंकिंग लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसमें से एक कैनरा बैंक ऑलरेडी मेरा एक पिक है मॉर्निंग का। लेकिन मुझे मेटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो मेटल्स में आई हैव सीन कि जो टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, सारे ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन इसमें से मेरा प्रेफर्ड पिक वुड बी सेल। सेल में एक ट्रायंगल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है और मुझे लगता है कि ये मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों ही ट्रेंड बहुत ही अच्छा रैली दिखाएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 140 पर और टारगेट रहेगा 150। 140 का स्टॉप लॉस और 150 के टारगेट के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल खरीदने की सलाह है। और बाकी भी आपको मेटल्स में पसंद है, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे काउंटर भी, लेकिन सेल आपकी टॉपिक है। और बैंकिंग में आपने कैनरा बैंक पर राय दी है। आप बताइए शिवांगी, आपकी पिक क्या है? जी बिल्कुल, आज के लिहाज से मैंने चुना एशियन पेंट, जो कि अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल्स को सरपास करते हुए दिखा है 2600 को, जहाँ पे मल्टीपल कॉल राइटिंग देखने को मिली थी। तो यहाँ पे एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है एशियन पेंट में, लगभग हम 2750 के लिए खरीदारी करें और 2620 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो एशियन पेंट्स आपकी तरफ से टॉपिक। गौरांग सर, आपको क्या पसंद आ रहा है सर? देखिए विश्व मोहन जी, तो छोटी अवधि के लिए हम सक्षम ही नहीं है टिप्पणी करने के लिए। लेकिन बुनियादी दर के आधार पर अगर आप निवेश करना है तो मेरे ख्याल से हाल ही में जो नतीजे आए से इंडियन होटल्स, वहां पर थोड़ी बहुत निराशा थी। लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है। और हमें लग रहा है कि जिस प्रकार एक तिमाही के लिए थोड़ी कमजोरी थी इंडियन होटल्स में, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बुनियादी दर के आधार पर इंडियन होटल्स में खरीदारी की राय है। और जिस प्रकार से इनकी योजनाएं हैं नए होटल्स खोलने के लिए, और जो मौजूदा होटल्स है वहां पर विस्तार योजना यानी कि नए कमरे जोड़ेंगे, अनुमानित लक्ष्यांक 850 के करीब के।
चलिए इंडियन होटल्स पे मीडियम एंड लॉन्ग टर्म अवधि के लिए जो है पॉजिटिव नज़रिया यहाँ पर 850 के जो है टारगेट्स गौरांग सर की तरफ से आते हुए, पर ये कोई नियर टर्म का आउटलुक नहीं है, लंबी अवधि और फंडामेंटल बेस्ड राय आपके लिए। बट इस बीच आप देखिए तो कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर एक अच्छा एक्शन है, और लुपिन पर एक बार फोकस करेंगे क्योंकि देखिए फ्राइडे को जब हमने से बात की थी तो उन्होंने अपनी गाइडेंस बढ़ाई थी। हाल फिलहाल जो कंपनीज के नंबर्स आए हैं वो कुछ इतने एक्साइटिंग नहीं है फार्मा स्पेस से। लुपिन ऐसे माहौल में भी अपनी गाइडेंस आके बढ़ा रहा है। आगे के लिए कई सारे नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं जो कि इनकी अर्निंग्स को इम्प्रूव करेंगे, उसको लेकर थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट तो ज़रूर है। 24 से 25% की गाइडेंस थी, अब 25 से 26% उन्होंने कर दी है। बट आप देखिए तो फर्स्ट हाफ में ही इतना स्ट्रॉन्ग मार्जिन परफॉर्मेंस है, किस हो सकता है सेकेंड हाफ में जो है ये मार्जिन जो है गिरते हुए नजर आए, ताकि एवरेज आउट होके फुल मार्जिन आपके 26% पे रहे। पर जी हाँ, स्टॉक कई दिनों के बाद 2000 के ऊपर निकलता हुआ नजर आया है। एक बार प्रशांत, आपकी राय लुपिन पे 2000 के ऊपर निकला तो है, बट कैसे लग रहा है आपको कि सस्टेन करेगा, इससे और मूव्स एक्सपेक्ट करें या फिर भी रेंज बाउंड ही है लुपिन? प्रशांत, आपकी राय? जी, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक जो रेंज की ऊपरी लेवल है वो करीबन 2010 तक है, 2010, जो करंट लेवल से जस्ट हार्डली 12-13 पॉइंट दूर है। तो मेरे लिए स्ट्रैटेजी ये होगी कि मैं 2010 के ऊपर स्पॉट लेवल क्लोज के लिए वेट करूंगा। एक बार ये क्लोज मिल जाए फिर मैं डेफिनेटली यहाँ लॉन्ग जाना चाहूंगा विथ हाई कन्विक्शन। स्टॉप लॉस रखूंगा 1990, 1990। यहाँ से जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो होगा जो स्विंग हाइज बने हुए हैं करीबन 2050, 2055। ऑलराइट, तो चलिए लुपिन पर ये व्यू जहां पर 2000 के ऊपर निकला तो है, रेंज के हायर एंड पे है, देखते हैं किस तरीके से सस्टेन करता है। प्रशांत ने कुछ लेवल्स भी हाईलाइट किए हैं। बट आज देखिए टोरेंट फार्मा भी फार्मा स्पेस से जो है मजबूत होता हुआ नजर आया है, यहाँ पर भी नतीजे थे। टोरेंट फार्मा जो कि आमतौर पे एक डोमेस्टिक प्ले माना जाता है, कमेंट्री काफ़ी सॉलिड रही है और स्टॉक में लगभग 4% की तेज़ी आप देख सकते हैं। सौमिल, आपकी राय टोरेंट फार्मा पे? कोई पर्टिकुलर पैटर्न, कोई ट्रेडिंग व्यू यहाँ पर? टोरेंट फार्मा में बहुत समय से पॉजिटिव रहा हूँ। एल्केम लैब्स आज मैंने सुबह को दिया, मुझे लुपिन भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है इन द फार्मा स्पेस। टोरेंट फार्मा में एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छी रैली ऊपर में देखने मिलेगी। 2040 के ऊपर चल रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न, बड़ा ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आज के दिन में ही हुआ है, सो इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट। एक पोजिशनल ट्रेड आप सोचिएगा, नॉट इन द वेरी शॉर्ट टर्म। 3530 पर एक स्टॉप लगा के ऊपर में मुझे लगता है कि ये 4200, 4300 तक ये जा सकता है। सो एक पोजिशनल ट्रेड, नॉट यहाँ पे लेना इन द है शॉर्ट टर्म। ओके, चलिए, तो ये राय है टोरेंट को लेकर। लेकिन एक और सेक्टर है, हमने बाजार खुलने से पहले भी चर्चा की थी शुगर सेक्टर को लेकर। यहाँ पर सारे स्टॉक बज़ कर रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार देखने को आज के सत्र में मिल रहा है। बलरामपुर जी नहीं देखिए 4.25% से ज़्यादा तेजी, धामपुर शुगर, इसके अलावा बजाज हिंदुस्तान 3% से ज़्यादा की तेजी है, रेणुका शुगर में भी 3.5% के आसपास की तेजी दिख रही है। शिवांगी, सेक्टर को लेकर आपकी ओवरऑल राय क्या है? सरकार ने 15 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की 2025 शुगर सीजन के लिए इजाजत दे दी है, साथ ही मोलासेस एक्सपोर्ट पर जो 50% जो ड्यूटी हो रही लग रही थी उसे भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। क्या शुगर सेक्टर में और मजबूती यहाँ से दिख रही है और आपकी टॉपिक क्या है इस सेक्टर? जी, अगर पूरे शुगर सेक्टर की हम बात करें तो इसमें काफी डाउनवर्ड ट्रेंड हमने मूवमेंट देखा था इसमें, एंड काफी हफ्तों से हमने देखा है लोअर टॉप बॉटम फॉर्मेशन कंसिस्टेंटली बने हैं। ऑफ कोर्स 2 दिनों से हम एक अच्छा पुल बैक मूव देख रहे हैं और रिकवरी है कुछ स्टॉक्स में, बट ओवरऑल मोमेंटम काफी डाउन हो चुका है। मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें इस पूरे सेक्टर। वेट एंड वॉच करने की सलाह आप दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप है और फूड सेक्रेटरी की तरफ से बयान आया है कि इस बार स्टॉक काफी ज्यादा हो रहे थे और बम्पर उत्पादन का भी अनुमान है। अभी इस्मा की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था करीब 349 लाख टन 2025-26 शुगर सीजन में उत्पादन हो सकता है। इसी की वजह से ये फैसला लिया गया है। और हमने 2024-25 के शुगर सीजन में देखा भी था कि सिर्फ 34 लाख टन शुगर
का एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे डाइवर्जन हुआ था, जबकि जो टारगेट था वो 45 लाख टन के आसपास का था। चलिए गौरांग सर से एक राय लेते हैं आईटी सेक्टर को लेकर। आईटी पर आपका ओवरऑल व्यू क्या है, यहाँ से आपकी टॉपिक क्या है गौरांग सर? आज के सेशन में आईटी सेक्टर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, यहाँ से कोई टॉपिक है क्या? विश्व मोहन जी, जब पूरी दुनिया ने एक मरणोपरांत लेख लिख दिया था आईटी क्षेत्र के ऊपर टैरिफ के पश्चात 2 अप्रैल को जो घोषणा की थी बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप ने, तो काफी लोगों ने ये राय दी थी कि आईटी क्षेत्र से दूर रहे। हमारी विचारधारा विपरीत थी। दिग्गज, मझौली और छोटी तीनों ही आईटी क्षेत्र की कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। मैं शुरुआत करूंगा छोटी कंपनियों से, जहां पर साइंस लिमिटेड, केपीआईटी टेक नामक कंपनी पर खरीदारी की राय है। कोफोर्ज, एलएनटी टेक्नोलॉजीज, एलटीआई माइंडट्री, ये मझौली कंपनियां हैं। और दिग्गजों में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। देखिए, दिक्कत ये है कि वातावरण महफूज नहीं है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह भी है विश्व मोहन जी कि ये जो दूसरी तिमाही के नतीजे आए, जहां पर काफी लोगों को अनुमान था कि बहुत खराब आएंगे, लेकिन खराब नहीं आए, ऊपर से थोड़े बहुत बेहतर आए नतीजे। और हमारा अनुमान ये कहता है कि तीसरी चौथी तिमाही में और आने वाले वित्तीय वर्ष में आपको और भी यहाँ से नतीजों के आधार पर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। ऑलराइट, तो चलिए आईटी स्पेस पे कंस्ट्रक्टिव व्यू गौरांग सर का। जी हाँ, नतीजों के बाद जो है हमने कई सारे काउंटर्स को निश्चित स्तर से धीरे धीरे रिकवर करते हुए देखा और आगे के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक जरूर है। बट इसी के साथ गौरांग जी, प्रशांत जी, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर सेक्टर्स पर हमसे चर्चा भी की। पर आगे बढ़ेंगे, सौमिल और शिवांगी अभी भी हमारे साथ मौजूद है। एक बार क्विकली बाजार पर नजर डाल लेते हैं। कहीं ना कहीं 25,500 के ऊपर टिकने में काम है निफ्टी, और निफ्टी बैंक भी 90 अंकों की तेजी दिखा रहा है। देखते हैं कितनी सस्टेन होती है ये तेजी। पर मेटल काउंटर्स आज फिर से चमकते हुए दिख रहे हैं। हमने मार्केट खुलने से पहले भी इस पर एक व्यू लिया था, एक कंस्ट्रक्टिव व्यू हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। और आज आप देखें, नाल्को सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिख रहा है। 7% का उछाल आप देखेंगे एनएससी 500 की कैटेगरी में टॉप गेनर बन चुका है नाल्को। 7% की तेजी, शानदार रिकवरी इस काउंटर में आप देख सकते हैं। शिवांगी, क्या राय है नाल्को में यहाँ पर, और नाल्को से क्यूज लेते हुए क्या एल्यूमिनियम रिलेटेड काउंटर्स पर भी फोकस करें? वेदांता, हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को तो हाल फिलहाल थोड़ा पिटता हुआ नजर आया है, बट कोई और काउंटर जिस पे कंस्ट्रक्टिव व्यू हो? मेटल स्पेस में काफी एक अच्छी एक्शन देखने को मिली है, एंड ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हेल्दी भी था इतना एक अच्छे बढ़त के बाद। तो ऑफ कोर्स नाल्को एक ऐसा स्टॉक है जो काफी रेजिलेंट भी रहा है हायर जोन्स पे, एंड कंसोलिडेट करते हुए नजर आया था। और अब पिछले 2 दिनों से एक शानदार रूप से हमने देखा है कि अटेम्प्ट्स बाइंग देखने को मिली है। तो बिल्कुल इसमें खरीदारी के मौके ढूंढने हैं हमें। और नेक्स्ट जो टारगेट्स है नाल्को में राउंड अबाउट 260 तक के बनते हुए दिखेंगे हमें, एंड स्टॉप लॉस के तौर पे 248 के लेवल्स को ध्यान रखें हम। ऑलराइट, तो चलिए नाल्को यहाँ पर रखेंगे नजर। लगभग 8% की तेजी आप देखिए खुलने के बाद। एक हर टिक पे जो है ये काउंटर आपको एक अच्छे मूव्स दिखा रहा है। इसी के साथ हमने टोरेंट फार्मा की भी बात की थी, वहां पर भी थोड़ी सी तेजी बढ़ती हुई नजर आई है। और साथ ही साथ कुछ एक ऑटो एंसिलरी काउंटर्स पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि आज ऊनो मिंडा अपने नतीजों पर रिएक्ट कर रहा है। लगभग 2.25% का उछाल यहाँ पर। जेके टायर्स में भी लगभग 1% की तेजी आप आज के काउंटर में देख रहे हैं। पर एक बार ऊनो मिंडा पर सौमिल, आपकी राय? नतीजे काफी अच्छे थे, देखिए मार्जिन्स जो है वो स्थिर रहे, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो लाइटिंग और सीटिंग कारोबार में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। वन ऑफ द टॉप लीडिंग ऑटो एंसिलरी प्लेयर है। कोई शायद कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जो कि इनकी क्लाइंट नहीं होगी। क्या राय रखते हैं आप ऊनो मिंडा पे? डेफिनेटली पॉजिटिव। एक अप ट्रेंड में है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही। लास्ट एक आध दो महीने से थोड़ी सी सेलिंग देखने मिली, एक पॉज देखने मिला है, कि बहुत अच्छी रैली भी देखने मिली थी इन लास्ट 6 मंथ्स। तो अब मुझे लगता है ये पॉज कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं नीचे में 1190 के आसपास, और ऊपर में एक मीडियम टर्म का पॉजिटिव व्यू रख के एक पोजिशनल व्यू रख सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड रख सकते हैं अबव 400 के टारगेट्स।
मुझे लगता है कि इन द मीडियम टर्म आउटलुक ये और भी ऊपर जा सकता है, तो ट्रेल करके चलिएगा स्टॉप लॉस, और इसमें ट्रेड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ना करें, इसके अंदर आप पोजिशनल ट्रेड्स ट्रेड करने की सलाह यहाँ पर है यूनो मिंडा पे। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पे नज़र डाल लेते हैं। बीएसई हालांकि आज कमज़ोरी दिखा रहा है, पिछले सत्र में हमने देखा था अच्छी तेज़ी थी, आज कमज़ोरी शुरुआती कारोबार में बीएसई में दिख रही है। एवीवी ये दोनों भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। शिवांगी, बीएसई को लेकर आपका व्यू क्या है अब? बीएसई में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है एंड ओवरऑल हमने देखा है कि कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है हायर जोन्स पे, बट ओवरऑल पॉजिटिव स्टॉक है। यहाँ पे डिक्लाइंस में हम बाइंग के मौके ढूंढ सकते हैं। एक और स्टॉक है ल्यूपिन, नतीजे अच्छे थे यहाँ पर और ल्यूपिन को लेकर पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ रही है। स्ट्रॉन्ग उनका यूएस का जो मार्जिन था वो काफ़ी अच्छा था। ल्यूपिन में देखिए आज 1.5% के आसपास की तेजी भी है। सौमिल, आप बताइए ल्यूपिन को लेकर आपकी राय क्या है? लुपिन में मैं बहुत समय से पॉजिटिव हूँ, लेकिन बहुत समय से ये स्टॉक बहुत ज्यादा कंसोलिडेट भी कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट 6 मंथ्स में ये एक ही रेंज में है, बिटवीन 2050 और ऊपर में 2050-60 के आसपास अपर एंड है, और लोअर एंड अराउंड 1890 और 1900 के आसपास है। तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है। जब तक ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक ये मुझे लगता है कि इसी रेंज में रहेगा। सो पॉजिटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव टू साइडवेज, यहाँ पे बाइंग करके ही चलना है, लेकिन ऊपर ये कुछ समय तक कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करे, लेकिन ऊपर में टारगेट 2150 और ऊपर में 2220 के आसपास के ये मीडियम टर्म के टारगेट्स हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर लुपिन पर नज़र ज़रूर रखेंगे। बट सौमिल, एक बार क्विकली अपना स्टॉप लॉस भी जो है बता पाएंगे लुपिन पे? 200 डेली मूविंग एवरेज अराउंड 1969 पर है, और उसके नीचे एक स्विंग लो है, दैट इज 1944। ये एक स्टॉप लॉस रहेगा, दैट विल बी वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉर लुपिन, व्हिच इज 1944। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सौमिल अपनी राय देने के लिए, तमाम काउंटर्स पर चर्चा भी करने के लिए और आज के लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ हम आपका शुक्रिया करना चाहेंगे। ऑलराइट, तो चलिए फिर से एक बार बाजार पर लौटते हैं। 150 अंकों की तेजी फिलहाल आपको निफ्टी बैंक दिखा रहा है और निफ्टी 50 भी 60 अंकों की तेजी दिखा रहा है। देखिए, आमतौर पे अगर हम देखें तो एक ऐसा सत्र जहां पर खुलने के बाद एक तरफा आपको रिकवरी दिखे, थोड़ी सी कैचअप रैली आप अगले दिन भी देख सकते हैं, बट सेकेंड हाफ कितना इसको सस्टेन करेगा वो देखना सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो देखेंगे कि किस तरीके से एक्शन जो है वो पैन आउट करता है। अभी तो फिलहाल निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस बीच नैल्को कुछ ही देर पहले हमने चर्चा की थी, 0.7% की तेजी थी, अब 8.5% की तेजी ये काउंटर दिखा रहा है। टोरेंट फार्मा के साथ साथ अब जेबी केमिकल्स भी है अच्छी मजबूती दिखा रहा है, 3.5% का उछाल आप यहाँ पर देखेंगे। और कुछ एक सरकारी खेमों में भी अच्छा एक्शन है। आप BHEL देख लीजिए, लगभग 2% तेजी यहाँ पर। साथ ही साथ HAL की हमने चर्चा की थी, खुलने के बाद यहाँ पर भी मोमेंटम पिकअप हुआ है, 2% का उछाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। बट शिवानी, आज क्लियरली फार्मा स्पेस, मेटल पैक और कुछ एक चुनिंदा ऑटो काउंटर्स में जोश है। साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कुछ एक डिफेंस काउंटर्स भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बट डिफेंस पर बात करते हैं शिवांगी। HAL की हमने चर्चा की थी हमारे एक्सपर्ट से, मस्काओ डॉक पर कोई व्यू? जी बिल्कुल सृष्टि, डिफेंस पैक में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी मोमेंटम आज देखने को मिल रही है। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन से ही हमने देखा है कि एक बाइंग डिंगा होते हुए दिखा है। मैस्टॉक की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्टॉक में लगातार 2 महीनों से वीकनेस देखने को मिली थी और वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है कि अब लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर अब रिवर्स होते हुए दिख रहा है, पर स्टॉक में मोमेंटम कम है। हालांकि इसमें एक अच्छी स्लो एंड स्टेडी अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट फॉलो अप नहीं होने के कारण यहाँ पे एक मोमेंटम फिजल आउट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लेवल्स के साथ इसको नजर रख सकते हैं और 2050 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें, अपसाइड 2800 तक के लिए। ऑलराइट, 2800 तक जा सकता है मस्काओ डॉक, यहाँ पर आप फोकस जरूर कर सकते हैं। बट इसके अलावा कुछ एक और काउंटर्स जहाँ पर
आप अच्छा मूव देख रहे हैं। ONGC आप देखिए कई बार हमने इसकी यहाँ पर चर्चा भी की है, 250-265 के बीच में जो है समय से ये ट्रेड कर रहा है और साथ साथ आ जाएंगे कंपनी के नतीजे, सीक्वेंशली जो है नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। और इस बार आप OMC कंपनीज की बात कर ले, उन्होंने एक साफ चीज जताई है कि रशिया से जो इंपोर्ट है वो अब ड्रास्टिकली कम हो चुका है। चाहे आप BPCL या फिर HPCL या फिर IOC की कमेंट्री की बात कर ले और ONGC, देखिए अब जब रशिया से सस्ता तेल इंपोर्ट होना बंद हो जाएगा, आमतौर सी बात है कि कुछ घरेलू कंपनियां और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कुछ ऐसे काउंटर्स जो कि यहाँ पर रिफाइनिंग में मजबूत हैं, उनको एक ज़्यादा प्राइस से फ़ायदा होगा। ONGC वो एक ऐसा काउंटर ज़रूर हो सकता है। नतीजों के अनुमान जो है आपकी स्क्रीन पे हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। शिवांगी, ONGC पर आप क्या राय रखती हैं? जैसा कि हम बता रहे थे कि एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, बट किस तरीके से डेटा बिल्डअप हो रहा है? जी बिल्कुल, ONGC की यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम यहाँ बनते हुए दिखी है, बट स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिली है पिछले 4 हफ्तों से, जो कि एक इम्पोर्टेंट साइन है, बिकॉज सपोर्ट 250 का बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन होते हुए दिखा है स्टॉक में लगातार पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन से। तो ये एक बहुत ही अहम लेवल बनते हुए दिख रहा है। तो इनको ध्यान रखते हुए हम खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं 265 तक के लेवल्स के लिए, पर 250 के लेवल्स को एक इम्पोर्टेंट मेक और ब्रेक जोन समझे। GC को लेकर ये व्यू है, देखते हैं आज नतीजे किस तरह रहते हैं, उसके बाद किस तरह का रिएक्शन आगे आता है। लेकिन चलिए इस बीच हमारे 2 और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। गौरव बिस्सा हमारे साथ है और साथ ही कुणाल बोथरा भी स्टूडियो में मौजूद है, ET नाउ स्वदेश के। लेकिन आज लेंसकार्ट की लिस्टिंग होने वाली है और ग्राउंड पर हमारी सहयोगी अंजलि भी मौजूद है। चलते हैं उनके पास, किस तरह का वहाँ पर रिस्पॉन्स है लोगों का और लिस्टिंग पहले किस तरह की का व्यू नजर आ रहा है। चलिए सीधे चलते हैं अंजलि के पास। अंजलि बताइए क्या डिटेल्स है वहां से? हम इस वक्त नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ पर कुछ ही समय में लेंसकार्ट का IPO होने जा रहा है। इस इशू के बारे में कुछ आपको की डिटेल्स बता दें तो IPO का टोटल इशू साइज 7,278 करोड़ है, जिसमें से फ्रेश इशू 2,150 करोड़ रहेगा और ऑफर फॉर सेल जो है वो 5,128 करोड़ रहेगा। सब्सक्रिप्शन डेटा को अगर हम देखें तो टोटल सब्सक्रिप्शन 28 टाइम्स हुआ है, जिसमें से रिटेल पोर्शन जो है वो 7.5 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है, पोर्शन 18.23 टाइम्स और QIB पोर्शन करीब 40 टाइम्स ज्यादा सब्सक्राइब किया गया है। अगर हम अलग सिनेरियोज देखें कि लेंसकार्ट के लिस्टिंग में हमें क्या देखने मिल सकता है, तो इशू प्राइस जो है वो 402 रुपए पर सेट है, जिसमें इस वक्त ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो कुछ 12 रुपए दिख रहा है। अगर हम फ्लैट लिस्टिंग देखते हैं तो इशू प्राइस जो है, इस लिस्टिंग प्राइस जो है वो 402 रुपए होगा और जिसपे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसके बारे में काफी चर्चा पिछले हफ्ते में भी हुई है, वो 285 टाइम्स है। लेकिन अगर हम 5% के प्रीमियम पे लेंसकार्ट के IPO को लिस्ट होते हुए देखते हैं तो प्राइस जो होगी वो 422 रुपीज होगी, जिसमें प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 300 टाइम्स के आसपास चला जाएगा और 10% प्रीमियम पे लिस्टिंग प्राइस 442 रुपीज पर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 313 टाइम्स होगा। लेकिन अगर हम इस IPO को एक डिस्काउंट पे लिस्ट होते हुए देखते हैं तो 5% के डिस्काउंट पे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो 270x हो जाएगा और ऐसे 1% के डिस्काउंट पे ये 256 टाइम्स हो जाएगा। तो ये सारे लिस्टिंग सिनेरियोज हम लेंसकार्ट के IPO में आज देख सकते हैं। देखते हैं, शुक्रिया अंजलि, आगे भी आपसे बात होगी। अब लिस्टिंग में 20 मिनट का और वक्त बचा है, तो NSE से हमारी सहयोगी अंजलि वहां पे मौजूद थी। लेकिन ग्रे मार्केट में जो प्राइसेस है अपने पीक से करीब 90-95% तक नीचे आ चुके हैं और कहा जा रहा है कि डिस्काउंट पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। कुणाल जी से एक राय ले लेते। कुणाल जी, लेंसकार्ट के IPO को आप ट्रैक कर रहे थे? और नहीं, मैं ट्रैक नहीं करता। लिस्टेड टेक्निकल है, बिल्कुल टेक्निकल गेस्ट है हम, लेकिन मुझे लगा IPO में इंटरेस्ट रहता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए कुछ और स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं जहां एक्शन दिख रहा है। डेरिवेटिव से ही जुड़े हुए कुछ और स्टॉक की चर्चा करते हैं। टोरेंट की बात हो गई है, भेल की बात करते हैं। भेल में भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन होते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर्स में, करीब 2% की तेजी है। कुणाल जी, आप ही बताइए भेल को लेकर आपकी राय क्या है? काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है BHEL का। मेरा मानना है कि आई थिंक जो मेजर डाउन ट्रेंड था स्टॉक में, जो 330 के आसपास से जो करेक्टिव स्टार्ट हुआ था पिछले साल, वो मेजर करेक्टिव वेव खत्म हो चुका है BHEL के।
अब यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 280-85 का लेवल है जो मैं आई करूँगा BHEL पे नियर टर्म टारगेट के हिसाब से। तो मेरा मानना है कि आई थिंक डिप्स जैसे कि हमने फ्राइडे और थर्सडे को भी देखा था पिछले हफ्ते कि जब स्टॉक करीबन 260-265 के पास आ चुका था, वहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक, एक सपोर्ट पाया था स्टॉक ने। तो मेरा 260-265 का एक अच्छा टेरिटरी बन सकता है जहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेडर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 280 का इमीडिएट टारगेट, बट मेरा मानना है कि आई थिंक इस लेग में स्टॉक 300 करने की भी कैपेसिटी रखता है। ओके, तो 300 के ऊपर भी जाने की क्षमता रखता है। थोड़ा नजरिया आप पोजीशन रखिएगा, ये सलाह आपके लिए है वेल को लेकर। चलिए, एक और स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन का। यहाँ पर भी हालांकि कारोबार में अच्छी तेजी दिख रही थी, वो तेजी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी 1% से ज्यादा की तेजी है अशोका बिल्डकॉन में। और एक खबर ये थी कि कंपनी को नॉर्दर्न रेलवे से 540 करोड़ के आसपास के ऑर्डर के लिए LOA मिल गया है अशोका बिल्डकॉन को लेकर। गौरव, आपकी राय क्या है? देखिए, अगर डेली चार्ट देखेंगे तो एक बेस फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ बनते हुए देखने मिला है 165-170 के जोन के आसपास। लेकिन फॉलोअप बाइंग जो होनी चाहिए एक बेस फॉर्मेशन के बाद, वो फिलहाल नज़ारत हमको लग रही है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच का होगा। एकदम इमीडिएट बेस पे कहा जाए तो 195 का एक सपोर्ट है। तो अगर कोई रिस्क टेकर है और एक दो दिन का ट्रेड लेना चाह रहा है तो मे बी 95 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। ऊपर में 208 210 के लेवल प्ले कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो कंसोलिडेशन चल रहा है जहाँ पे 165 170 एक बेस फॉर्मेशन के तौर पर ऊपर तैयार है, और 225-30 का जो जोन है एक काफी अच्छा हडल बन रहा है। तो एक रेंज में ट्रेड है। तो जब स्टॉक ओवरऑल टाइम फ्रेम पे रेंज में ट्रेड करता है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको छोटे छोटे ट्रेड करनी चाहिए पोजीशन। तो मैं कहूंगा एक दो दिन का ट्रेड लिया सकते हैं, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए इसको अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए अशोका बिल्कुल यहाँ पे 210 के आप टारगेट्स ले सकते हैं और साथ ही साथ सलाह भी आती हुई गौरव की तरफ से। पर गौरव, इसी के साथ आप अपनी कॉल्स भी दीजिए, कहाँ पर आपकी है नजर? देखिए, एक स्टॉक लग रहा है वो है ऐसी तो जहाँ पे एक अच्छे एक कंसोलिडेशन के बाद जो है शेयर थोड़ा ऊपर आ रहा है। हमने देखा है कि एक अच्छे गौरव, एक बार फिर से स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे प्लीज? LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 915 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से एक अच्छी उछाल आपको देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे आप 890 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 915 के आसपास में स्टॉक जो है वो फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और ये जो मोमेंटम है ये इसको एक बार 940 तक के लिए लेके जा सकते हैं। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन जो होगा वो आपका LIC इंडिया में होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा जो है वो सेल होगा, जहाँ पे अगेन एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला। एक रेंज में ट्रेड करा था इस साल के मई से। तो 3 महीने कंस्ट्रक्शन के बाद स्टॉक जो है ये निकला है और यहाँ पे लग रहा है मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। मेटल स्पेस अगर आप देखेंगे, जैसे आपने शुरुआत में कहा था, काफी अच्छा एक रुझान रहा है मेटल स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छे मोमेंटम आपको देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे जो आपके स्टॉप लॉसेस होंगे वो होंगे 137 के, और 150 के लेवल के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए सेल यहाँ पर देखेंगे नजर। हम मेटल काउंटर्स की चर्चा कर रहे थे, पर एक बार LIC का टारगेट और स्टॉप लॉस रिपीट कर देंगे गौरव? आप 190 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 940 इसमें टारगेट्स होंगे। ओके, हाँ, थोड़ा सा आपके ऑडियो में थोड़े से इश्यूज हैं, तो स्टॉक का नाम और टारगेट प्राइस ठीक से समझ नहीं आ रहा है, बट ठीक है। 970 का टारगेट, 890 का स्टॉप लॉस आप सुझा रहे हैं गौरव? 940 का इसमें लक्ष्य होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। और 890 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ये 2 या 3 दिन का ट्रेड हो सकता है। ऑलराइट, तो 940 का यहाँ पे टारगेट लगाएंगे। शुक्रिया इसके लिए। बट इसी के साथ एक बार फिर से देखते हैं कुछ एक और काउंटर्स के लिए तलाशते हैं कहाँ पर हैं आपके लिए अच्छे मौके। और आरती ड्रग्स, देखिए कैश का स्टॉक है, यहाँ पर आज लगभग 7% की तेजी। यहाँ पर भी नतीजे आए थे, नतीजे काफ़ी दमदार रहे और एक दमदार मूव आप देख सकते हैं आरती ड्रग्स पे आता हुआ। इसी के साथ आरती इंडस्ट्रीज की भी बात करें, यानी आरती ग्रुप में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। आरती इंडस्ट्रीज के नतीजे काफ़ी अच्छे थे, गाइडेंस अपबीट थी, वहाँ पर एक अच्छा मूव हमने देखा। ये आज का सत्र है, बट इसके पहले आप पिछले हफ्ते का चार्ट देखेंगे तो एक तरफा यहाँ पे रैली दिखी, और अब आरती ड्रग्स जो है कमाल करता हुआ दिख रहा है। एक बार गौरव, आपकी राय इस पर कैसे देख रहे हैं आप इन दोनों ही काम
उसको और बेहतर कौन सा लग रहा है इनमें से? देखिए, अगर आरती इंडस्ट्रीज और आरती ड्रग्स का कंपैरिजन अगर किया जाए तो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो आरती ड्रग्स का स्ट्रक्चर रिलेटिवली बेटर है। इसमें भी हडल आपको इमीडिएट बेस पे 530 पे है, तो इसमें कंडीशनल कॉल होगा, आप 530 के ऊपर इसको बाय कीजिए। आपके स्टॉप लॉसेस जो होंगे 520 के होंगे और 550 के लिए आप आरती को बाय कर सकते हैं। वहीं मैं जब चार्ट दे रहा था आरती इंडस्ट्रीज का एक बेस फॉर्मेशन बनते आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल मोमेंटम थोड़ा जितना एक्सपेक्ट था वैसा है नहीं। अगर आप फ्राइडे का ट्रेड भी देखेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट कैंडल बना है, तो यहाँ पे थोड़ा एक टाइम करेक्शन और लग सकता है। यहाँ पे मोमेंटम शुरू होगा, वो एक बार स्टॉक 402 के लेवल को सस्टेन अगर करता है तब आरती इंडस्ट्रीज बाय करने के लिए बनता है। फिर एक क्विक 4-5% गेन आपको देखने मिल सकता है, बट जब तक ये 400-402 के नीचे ट्रेड कर रहा है फिलहाल इसको अवॉइड करना चाहिए। फोकस जो है आगे टेस्ट पे रख सकते हैं। ओके, जब तक 400-402 के नीचे है तब तक यहाँ पे नई खरीदारी की सलाह नहीं है। उसके ऊपर, उस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर निकलता है फिर नई खरीदारी का मन आप बना सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो चुका है ऑप्शंस चैंपियन जाने का और हमारे साथ मौजूद है सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन। नीलेश जी, बताइए शुरुआती कारोबार में ऑप्शंस में आपको कहाँ पे मौके दिख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, यहाँ खरीदारी पर फोकस है जिस हिसाब से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव हमें देखने को मिला है। एशियन पेंट ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे हम एक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पर एशियन पेंट के 2660 के कॉल ऑप्शन को खरीदने की सलाह होगी, जो फिलहाल 47-48 के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस होगा 33 का, पहला टारगेट 70 का होगा, सेकंड टारगेट 90 का होगा। इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम रिस्क देखें पर लॉट तो अप्रोक्सीमेट रिस्क है 4000 का एंड अप्रोक्सीमेट रिवॉर्ड यहाँ पर 10,050 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल अंडरलाइन में हम एशियन पेन को 3700 के ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी। पिछले सत्र में भी हमने तेजी देखी थी एशियन पेंट्स में, आज भी तेजी, और ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है, ऐसा नीलेश जी को लगता है। 2660 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 49 रुपए पे। टारगेट है इसके प्रीमियम का 70 से 90 का और 33 का इस प्रीमियम के लिए स्टॉप लॉस आपको लगाना है। शुक्रिया नीलेश जी, वक्त दिया आपने और ऑप्शंस की रणनीति आपने बताई। लेकिन डिस्क्लेमर ये है कि एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। घाटा होने के बाद भी आपको 28% ट्रांजैक्शन के तौर पे देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% आपका पैसा सिर्फ ट्रांजैक्शन चला जाता है। चलिए कुणाल जी की अब टॉपिक जानते हैं। कुणाल जी, आपकी तरफ से टॉप ट्रेड क्या है ओपनिंग ट्रेड में? तो मैं 2 बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। पहला HUL पे रहेगा, कॉन्ट्रा बाय। स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है लास्ट 2 से 3 हफ्ते, बट ऐसा लग रहा है कि आई थिंक स्टॉक एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है 2400 के लेवल्स के आसपास। तो सजेस्ट करूंगा बाय के लिए 2520 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे HUL पर, स्टॉप लॉस 2360 का। और सेकंड रहेगा बाय ICICI बैंक पे, ये भी एक कॉन्ट्रा बाय है। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में मेजर अंडर परफॉर्मर रहा है, बट हम इंटरनल स्टडीज कर रहे हैं, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली भी हम कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ICICI बैंक एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में वापस आ चुका है। रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है करंट लेवल से, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रा बाय सजेस्ट करेंगे। 1410 का टारगेट रख सकते हैं ICICI बैंक पे, स्टॉप लॉस 1310 का। ओके, तो ये 2 टॉपिक आपकी तरफ से भाई आ गई है। लेकिन कुणाल जी, आप जाएं उससे पहले आपसे HAL पर एक राय ले लेते हैं। GE के साथ कंपनी ने इंजन सप्लाई के लिए करार किया। वो सारे इंजन जो आएंगे 2027 से 2032 के बीच में, उससे पहले HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में आज जबरदस्त तेजी दिख रही है। क्या अब आपका नजरिया क्या है HAL को लेकर सर? तो मैं ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बुलिश हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक हमें ऐसे जोन में है जहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स की कोई बात नहीं कर रहा है। ट्रेंड्स अगर हम देखें तो नियर टर्म ट्रेंड्स भी काफ़ी सारे वॉलेटाइल हो चुके हैं डिफेंस स्टॉक्स में, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से अट्रैक्टिव बन जाता है जब ये स्टॉक्स एक ऐसे साइलेंट फेज में आ जाता है। लास्ट 2 दिन ने पिकअप किया है प्राइस एक्शन, बट अगर हम इसको अगर 1 मंथ या 2 चार्ट पे भी देखें तो 5000 के लेवल से या 4900 लेवल से स्टॉक अभी 200 पॉइंट डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि रिस्क काफ़ी अट्रैक्टिव है डिफेंस स्टॉक्स में, एंड नॉट जस्ट HAL, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे अदर स्टॉक्स, भारत डायनामिक्स, BEML, मज़गांव डॉक एक्सेट्रा, ये भी काफ़ी सारे अट्रैक्टिव पिक बन सकते हैं पोजिशनली, अगर कोई यहाँ से एक्यूमुलेट या बाय करना चाहे लॉन्ग टर्म या मीडियम टाइम फ्रेम के हिसाब से। ओके, तो डिफेंस पे आप बुलिश है। शुक्रिया कुणाल जी, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को गाइड किया, टॉप ट्रेड बताए, ओपनिंग ट्रेड्स भी बताए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, गौरव जी हमारे साथ बने रहेंगे, कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। फोर्स मोटर्स नतीजे अच्छे रहते हैं, हालांकि स्टॉक में कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहा है फोर्स में, लेकिन कंपनी जो नतीजे जो पोस्ट किए थे वो काफ़ी अच्छे थे। उनके नेट प्रॉफिट में एक ज़बरदस्त जंप दिखा था, करीब 159% का, 135 करोड़ से ये मुनाफा बढ़कर 350 करोड़ पार निकल गया था। रेवेन्यू में भी 7% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखी थी। जी, फोर्स मोटर्स को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे फोर्स मोटर का, तो अगेन एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और प्रीवियस एक स्विंग हाई के ऊपर जो है 17,800 फिलहाल ये उसके ऊपर है। यहाँ पे मुझे एक ट्रेडिंग ऐसे मौके देखने मिल रहे हैं, क्योंकि ऊपर से एक करेक्शन था, एक रिट्रेसमेंट रैली जो था, वो रिट्रेसमेंट एक बार कवर करके फिर एक आज प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखने मिली ऊपर से। अगर आप आज का हाई देखें तो 19,000 के आसपास का हाई है, तो मेरे को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे। दूसरे अच्छे जो स्टॉक्स है जो ब्रेकआउट दे रहे हैं, रिवर्स दे रहे हैं, वहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो दूसरे स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। आज कई सारे दिग्गज कंपनियों के नतीजे हैं, जिसमें ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस की हमने बात की ही थी। आज बोडा आइडिया के भी नतीजे आने वाले हैं, एथर एनर्जी, बजाज कंज्यूमर। यहाँ पर कुछ आपको पसंद आ रहा है क्या, एथर एनर्जी को लेकर, बजाज कंज्यूमर केयर को लेकर, इन दोनों पर आपकी राय क्या है गौरव जी? देखिए, एथर एनर्जी देखिए कंसिस्टेंटली है और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में भी जाएंगे तो लोअर टॉस, तो यहाँ पे जब ट्रेंड जो है वो वीक है तो यहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल फिलहाल यहाँ पे लेना नहीं चाहिए। 2 दिन पहले एक पुल बैक जरूर आया था, अगर देखा जाए तो 580 585 के आसपास से, बट मैं उसको एक उसके बाद फॉलो अप बाइंग एक जो होनी चाहिए पुल बैक के बाद में, वो देखने नहीं मिली। तो यहाँ पे उतना कॉन्फिडेंस इसके अंदर नहीं आ रहा है कि मैं कहूँगा आप यहाँ पे एथर एनर्जी को एक बार ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना बेहतर होगा। तो एथर एनर्जी थोड़ा से इसको अवॉइड ही करे। देखिए, फ्राइडे को भी एक बड़ा मूव जो है यहाँ पर हमने देखा था, क्योंकि जो 4% का लॉक इन था वो खुलता हुआ नजर आया था और उसके बाद एक प्रेशर बरकरार एथर एनर्जी पे। फ्राइडे को भी जो है एक फॉल और आज भी 6% का कट, बड़ा मूव आप एथर एनर्जी पे देख रहे हैं। पर कुछ गिरने वाले काउंटर्स में शिपिंग कॉर्पोरेशन भी आगे है। देखिए, अब 500 में लीड करता हुआ दिख रहा है, 7% से ज्यादा का कट आपको एससीआई में अब दिखेगा। नतीजे बेहद खराब थे, अब देखिए तमाम पैमानों पे जो है निराश किया है। कैसे देख रहे हैं गौरव आप इसको, क्योंकि हाल फिलहाल इसने ब्रेकआउट भी दिया था, एक लॉन्ग टर्म चार्ट में इसने ब्रेकआउट दिया था और हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने भी इसको हाईलाइट किया था, उनको पसंद आ रहा था। बट एकाएक जो जिस तरीके का रिवर्सल है, मायने लगाए हैं इसके? देखिए, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है। आपने सही कहा कि एक ब्रेकआउट देखने मिला था 240 242 के आसपास में, उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी उछाल दिखाई थी, स्टॉक 275 के आसपास गया था। यहाँ पे अभी एक अर्ली साइंस है एक ब्रेकआउट रिटेस्ट के, तो ये काफी अच्छी पैटर्न बन रही है। अगर ये 240 245 के आसपास में आके सस्टेन होता है और एक रिवर्सल के संकेत देता है, तो एक सेफ बाय यहाँ पे बन जाएगा। तो मैं राइट अवे बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आज स्टॉक परसेंट नीचे है, रिटेस्ट 1-2% और नीचे होगा, तो मेरे हिसाब से 240 के आसपास आएगा, तो वहां पे आप एक बार इसको मॉनिटर कीजिए और वो सस्टेन अगर होते हैं तो आप ₹5 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं और आपका टारगेट फिर 260-270 के हो सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड आ सकते हैं, बट इसको प्रीमियम नहीं करना है, थोड़ा इसको मॉनिटर करना है। 240 अगर होल्ड करता है तो इसमें एक बाय जरूर बनता है। ऑलराइट, तो 240 अगर होल्ड करता है तो ही आप इसको बाय करें। देखिए कि 240 के अगर ये नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं अगर और गिरावट हावी हो तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ते हुए नजर आएगा। तो एससीआई पर चलिए फोकस जरूर करेंगे। गौरव, एक बार मार्केट से ही राय दीजिए, क्योंकि देखिए सेंचुरी लगाता हुआ निफ्टी अब 25,600 के बेहद करीब, निफ्टी बैंक भी सपोर्ट कर रहा है पर बहुत ज्यादा सपोर्ट वहां से नहीं है, पर निफ्टी 50 आज कमाल करता हुआ। और मैं देख रही थी कि भी जो है आज थोड़ा बहुत मोमेंटम दे रहा है, थोड़ा सा उसको पुश दे रहा है। मार्केट्स पे क्या व्यू, क्या 25,600 के ऊपर निकल के सस्टेन करेंगे? देखिए, करना चाहिए। अगर आप ओवर स्ट्रक्चर देखेंगे, काफी अच्छा करेक्शन 26,100 से देखने मिला था और एक ब्रेकआउट रिटेस्ट जो उसके 25,400 पे हुए थे, वहां पे सस्टेन होके एक बाउंस देखने मिला है। फ्राइडे भले ही निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ हो, लेकिन काफी एक अच्छी पुल बैक 25,330 का लो बना के 25,500 के आसपास एक क्लोज दिया था निफ्टी ने, तो एक काफी अच्छी पुल बैक देखने मिली थी। और पुल बैक के बाद में जैसे हमने कुछ देर पहले चर्चा की थी, पुल बैक देखने मिलता है बट फॉलो बाय नहीं देखने मिल रही है, तो यहाँ पे निफ्टी में आज फॉलो बाय देखने मिल रही है। अगर यहीं पे निफ्टी बंद होता है या 150 पॉइंट्स ऊपर बंद
है तो एक फॉलो बाइंग के संकेत होंगे, तो फिर ये जो मोमेंटम है ये फिर से एक बार 26,000 के और इसको लेके जा सकता है, और वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर इसके संकेत और आपको देखने मिलेंगे। तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है कि आज हम लोग फिलहाल 100 पॉइंट ऊपर है ओवरऑल। अगर हम 3 फिर अगर फ्लैट हो गए तो एक अलग रुझान बन जाएगा, बट अगर फॉलो बाइंग देखती है तो एक काफी पॉजिटिव पैटर्न इमर्ज होके आएगा। ऑलराइट, तो चलिए 25,600 के ऊपर जाना तो चाहिए, ये राय आती हुई फिलहाल गौरव की तरफ से, पर सस्टेन करना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। निफ्टी 50 आप देखिए यहाँ पर आज सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहा है रिलायंस, साथ ही साथ कई सारे और काउंटर्स जिसमें कि कुछ एक ऑटो काउंटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जो है एक अच्छा मूव दिखाता हुआ, और एशियन पेंट्स, हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स ने नीलेश ऑप्शन के जरिए इसको खरीदने की राय दी। शिवांगी ने तो पहले ही मार्केट खुलने के पहले ही इस पर एक अपना व्यू दे दिया था, तो उसके चलते आप एक्शन देख सकते हैं। वन ऑफ द सेफेस्ट बेट गौरव मैं कहूँगी L&T आज फिर से थोड़ा मोमेंटम में है और हाल फिलहाल एक आउट परफॉर्मर ज़रूर साबित हुआ है। देखिए कई सारे ऑर्डर विन की खबरें थी, फिर जो नतीजे आए वो भी काफ़ी सराहनीय थे, और स्टॉक में जो है आप देखिए अब 4,000 के बेहद करीब L&T का शेयर आता हुआ दिख रहा है। किसी को अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नज़रिया बनाना हो तो क्या L&T एक सेफ बेट और एक अच्छा बेट माना जाएगा गौरव, और यहाँ पर टारगेट्स क्या होंगे? देखिए मैं इसके चार्ट देख रहा था, अप्रैल 2024 से अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेकआउट हमको शॉर्ट टर्म में देखने मिला, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और स्टॉक ने फिर एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। मेरे हिसाब से थोड़ा रुकना चाहिए यहाँ पे, स्ट्रक्चर से काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन 4,000-4,050 का एक हर्डल है, ये अगर सस्टेन होता है तो आप 10 से 15% एक शॉर्ट टर्म में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। यहाँ पे 2 ब्रेकआउट्स हुए, छोटे ब्रेकआउट जो थे वो 3,760-70 आसपास में थे, तो या तो मैं इसको डिप्स पे खरीदूंगा टुवर्ड्स 3,760, या फिर मैं इसको अपर बैंड पे खरीदूंगा जहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन फिर से आ जाएगा जो आपका 4,000-4,050 का होगा। तो यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 2-3% आपको देना पड़ेगा, लेकिन फिर प्रायोरिटी जो है वो पैसा बनने की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो रेंज ब्रेकआउट का वेट कीजिए, प्रीएम्प्ट मत कीजिए। तो आप जल्दी ना करें, या तो डिप का इंतजार कर ले वहां पर खरीदे, नहीं तो एक बार ब्रेकआउट आने दे फिर खरीदने की सलाह है। शुक्रिया गौरव। जाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दें। देखिए जो भी हमने स्टॉक्स पे चर्चा की है, रिकमेंडेशन दी है, हमने मेरी पर्सनल होल्डिंग उसमें नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमने अपने क्लाइंट्स को शायद इन पे राय दी हो या ट्रेड करवाया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकाला। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और वक्त हो गया है हमारी कैनरा बैंक न्यूज़ हेडलाइंस का।